फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन वाला बाजार आपको होते हुए दिख रहा है। जो रेंज से बाहर निकलने का इंतजार था बाजार को, वो फाइनली आज होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी का पूरा सहारा है 37,000 के पार। बैंक निफ्टी लंबे समय बाद आपको जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी अब 17,600 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त तेजी में है बाजार। सभी सेक्टोरल इंडेक्स या फिर ज्यादातर बड़े सेक्टर्स का आपको फायदा इस समय मिलते हुए दिख रहा है। तो एक्सपायरी के पहले दिन या सीरीज के पहले दिन आपको किस तरह से करनी है बाजार पर अप्रोच, अब यहां से और कैसी चाल रहेगी, वीकेंड सेशन भी है, आने वाला 1.5 घंटा कैसे रह सकता है, ढेरों सवाल है, जवाब आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आइए इस समय की सबसे बड़ी बातों पर पहले डाल लेते हैं नजर। वित्त वर्ष सीरीज का पहला दिन और बढ़िया शुरुआत के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब 17,600 के करीब आ चुका है निफ्टी और 650 अंकों के उछाल के साथ 37,000 के पार बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो बढ़िया तेजी बनी ही हुई है। एनबीएफसीज पर भी नजर रखिए, इंडेक्स भी 1 से 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं आईटी और फार्मा यहां पर थोड़ी नरमी है, पर इसके अलावा बाकी पूरे बाजार में आपको बड़ा एक्शन आते हुए दिखेगा। कई सेक्टर से पार्टिसिपेशन है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, वहां पर भी ज्यादातर अच्छा ही प्रदर्शन रहा है। डाउ फ्यूचर्स यहां पर भी अच्छा एक्शन है। हालांकि कल शाम अमेरिकी बाजार जरूर सुस्त रहे, पर उसके सामने आज अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छा कारोबार कर रहे हैं, लगभग 150 अंक ऊपर। और वहीं आप देख रहे हैं यूरोप के बाजार में भी ठीक ठाक एक्शन है। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि बड़ी राहत इसी से आपको आती हुई दिख रही है। और थोड़ा और फिसलते हुए दिखाया कच्चा तेल आपको। जब सुबह हमने शो की शुरुआत करी थी 105 106 के आसपास था, अब 104 पर आ गया है ब्रेंट और 100 के नीचे ही आपको नाइमेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन बाजार का इस समय, और इसी बड़े एक्शन पर आइए जानते हैं अनिल जी की भी राय। अनिल जी, जबरदस्त एक्शन रहा है और आज एक वन वे मूव आई है सर, कहीं भी बाजार पर डिप नहीं आया है, हर लेवल से आपको बड़ी ही मूव आती हुई दिख रही है और फिलहाल डेज हाई पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 37,000 के पार बैंक निफ्टी और फाइनली 17,525 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है सर 17,600 के करीब। क्या रहा है इस समय आपकी? बिल्कुल दीप, और एक बड़े ब्रेकआउट का इंतजार जो बैंक निफ्टी से था वो आज होता दिखता है, क्योंकि हमें 36,428 की जो अच्छी क्लोजिंग अब तक की मिली थी, उस क्लोजिंग के ऊपर आज बंद होने के लिए बाजार तैयार होते दिख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो इंट्राडे का भी 36,816 का हमने अब तक हाई बनाया था, उसके पार निकलकर 37,000 के ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो पहली चीज ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, वो भी तब जबकि सीरीज का पहला दिन है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के रोल ओवर्स हुए थे उसमें अब भी ऊपर के लेवल की शॉर्ट्स बची हुई थी, तो वो शॉर्ट्स करने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा संकेत यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात है कि आज अगर कमजोर होना होता तो बाजार के लिए संकेत वैसे थे भी, लेकिन बाजार ने बजाय अमेरिका के संकेतों को फोकस करने के कच्चे तेल में जो कमी आई है उन संकेतों पर फोकस किया और अपनी मजबूती के दम पर, जो कि पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही जो लोअर लेवल से खरीदारी होती दिख रही है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। एक चीज कहना चाहता हूँ जिसकी आखिरी 1.5 घंटे में बाजार और बढ़त बनाने को तैयार है यहाँ से भी, और ऐसा लग रहा है कि आज 17,600-625 से जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। और बैंक निफ्टी का जो अगला बड़ा जोन है जहां बैंक निफ्टी को पहुंचना चाहिए 36,800 और 36,900 की जो रेंज को पार करके, वो बनता है 37,300 से लेकर 37,500 का, वहां तक जाने की कोशिश है। और निफ्टी का जो इस रनअप का बड़ा टारगेट है 17,600 से 17,800 का, ज्यादा प्रिसाइजली बोलूं तो 17,625 17,775 का है, वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। डेटा में देख रहा था सीरीज के पहले ही दिन काफी दमदार डेटा बने हैं। मैं 2:30 बजे आपको विस्तार से डेटा के बारे में बताऊंगा भी। और लेकिन एक चीज साफ दिख रही है, धीमे धीमे बाजार की ट्रेडिंग रेंज और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और आज हफ्ते के आखिरी दिन हम एक मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार होते दिखेंगे, जिससे कि आपके लिए अगले हफ्ते के लिए भी संकेत बेहतर आते दिखेंगे। तो थोड़े और मैं डेटा पर काम करता हूं, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि बचे हुए समय के लिए भी यहाँ से बढ़त बनने के पूरे आसार हैं। इतने तो डेटा कम से कम मेरे हाथ में साफ नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल सर, तो बढ़िया डेटा का इंतजार है और अब 600 के पार भी जाने के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। तो थोड़ी देर में अनिल जी की उनकी स्ट्रैटेजी भी लेते हैं और जानते हैं कि अब बाजार में आपको क्या नजरिया बनाना है। आइए उससे पहले आपको बता दें कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। आज से तो कई बड़े बदलाव हो चुके हैं कुशल, बट बताएं अब आने वाले दिनों के लिए कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? देखिए, आज के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिगर में और एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, इसमें यूएस में मार्च के जॉब्स डेटा जो है वो आते हुए नजर आएंगे। साथ ही कल के दिन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहां पर महाराष्ट्र में यहाँ पर सभी कोविड की जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हटती हुई दिखेंगी और मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और साथ ही भारत फोर्ज भी जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाला है सोमवार। यहाँ पर हिसाब इंडिया पर फोकस रखिए, क्योंकि कोलफैक्स जो कि
पेरेंट कंपनी है एसैप कॉरपोरेशन की, वहाँ से इनफैक्ट 4 अप्रैल ये एस्टिमेटेड डेट लगाई जा रही है इसके स्पिन ऑफ की। साथ ही एसीसी लिमिटेड फाइनल डिविडेंड इन्होंने 58 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और चाइना में छुट्टी रहेगी सोमवार को, यहाँ पे इनका एक फेस्टिवल है चिंग मिंग फेस्टिवल, उसकी वजह से यहाँ पर छुट्टी रहेगी। ओके, तो चाइना के बाजार बंद हैं, हमारे बाजार चुस्त दुरुस्त हैं और बढ़िया एक्शन में भी हैं। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स। ओके, गुड आफ्टरनून दीप। तो ऑटो नंबर्स के अलावा जो खबरें आई है वो मैं आपको बताऊंगा, ऑटो नंबर्स आपको कुशल बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर है कि अब 15 मई से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से दरें में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावित पहले था, लेकिन अब ये 15 मई से होने वाला है। इसके अलावा हमने आपको डिक्सन टेक, न्यूरेका जैसी कंपनी है, बीपीएल, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनी के लिए खबर दी कि हेयरेबल और वेरेबल डिवाइस जो है उसके लिए पीएलआई स्कीम आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय जल्द ये स्कीम जो है उसको लॉन्च कर सकता है। इस खबर के बाद इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। वहीं हमने आपको सबसे पहले खबर दी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि बंगाल, नेपाल से इंपोर्ट होने वाली जो जूट है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आगे भी जारी रहेगी। तो इसका इम्पैक्ट आपने जूट कंपनीज पे देखा, जहाँ पे जोरदार उछाल देखने मिला। वहीं टायर कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर आई है कि चीन, रूस, ईयू से इंपोर्ट होने वाले जो रबर केमिकल है उस पर टीडीयू पर ड्यूटी जो है उसकी सिफारिश की गई है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको काफ़ी सारे टायर कंपनीज पे देखने मिला। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव या फिर फर्स्ट ऑन जी स्टोरीज थी जिसका इम्पैक्ट हुआ है। एनएमडीसी लंप ओर के दाम जो है उसमें 100 रुपये प्रति टन और फाइन्स के दाम जो है उसमें 200 रुपये प्रति टन के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है। एशियन पेंट्स ने कुछ अधिग्रहण किए हैं। ऑब्जेनिक्स सॉफ्टवेयर में 49% हिस्सा इसने खरीदा है और वेदर सील में 51% के आसपास की हिस्सेदारी जो ये कंपनी खरीद रही है, 19 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी है। बॉश जीरियोइड कनेक्टेड सर्विसेज में 14% हिस्सेदारी इस कंपनी ने खरीदी है। बिरला कॉर्प यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क्स में 100% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी की सब्सिडरी ने खरीदी है। एनटीपीसी केरला के सोलार पीवी प्रोजेक्ट में कमर्शियल उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। इंजीनियर्स इंडिया न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ इन्होंने करार किया है। जॉइंट टेक्नोलॉजी के लिए इस रिफाइनरी के साथ इन्होंने करार कर दिया है। टाटा पावर कोस्टल गुजरात सौदे के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है। कोल इंडिया ने कुछ अपडेट दिए हैं। मार्च में बिक्री 3.2% बढ़ी है, उत्पादन जो है 1.1% बढ़ा है। वहीं FY22 में पावर सेक्टर को 54 करोड़ टन के आसपास का कोयला जो है इस कंपनी ने सप्लाई किया। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। करूर वैसा बैंक 31 मार्च तक इस कंपनी का जो कुल कारोबार है 1.27 लाख करोड़ के आसपास रहा। एडवांसेस जो है 58,090 के आसपास रहे हैं, करोड़ की बात कर रहा हूँ। HAL FY22 में आय जो है 6% बढ़कर 24,000 करोड़ के आसपास है। तो ये इन कंपनियों ने अपडेट दिया। स्टील स्ट्रिप वेल्स ने भी सालाना ग्रोथ जो है करीब 44% के आसपास की रही है। ब्लॉक डील हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक में 50 लाख शेयर, BL में 10 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े खबरें जहां पर रखनी है नजर। थोड़ी देर में कुशल से जानेंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े जो अब तक आए हैं वो कैसे रहे हैं। पर आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, करते हैं उन सबका स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी, विश्वेश जी और आशु जी भी हमारे साथ है तैयार, और ढेरों कॉल्स भी हैं। लाइन में सबसे आगे किरण जी हैं इस समय, आइए उनके लिए एक बिगुल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। फ्यूचर्स का चार्ट देख रहा हूँ 36,900 के ऊपर लगातार हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर की क्लोजिंग यानी बहुत बड़ी अपमूव, यानी हम 38,250 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो उसी के चलते मैं मानता हूं कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। अभी मेरा ध्यान है फेडरल बैंक को, जिसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक कंसोलिडेशन का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट। तो इधर बाय करने की सलाह है। 101 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के फ्यूचर्स चल रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 100 रुपए 100.35 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 105 106 ये पहला हर्डल रहेगा। पर जो मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे लगता है 105 106 के लेवल्स भी आराम से निकल जाएगा। तो जिस लिहाज से ये काउंटर चल रहा है, मेरा मानना है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए पोजिशनली, और 105 106 में रिव्यू लेना चाहिए। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर खरीदारी कराए 105 106 तक तो ये आ ही जाएगा, और उसके बाद भी इस पर मूव्स आपको आती हुई दिख सकती हैं। बैंक्स का बड़ा मूव आ रहा है। बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष।
गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, पिछले 2 सेशन में हमने क्लियरली ये इंडिकेट किया था कि बैंक निफ्टी 38,000 की ओर जा रहा है, निफ्टी शायद 18,000 की ओर जा रहा है, और मुझे लगता है आप स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स भी दिख रहे हैं। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अभी 167-65 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, और आज जिस हिसाब से स्टॉक 162 के ऊपर निकला है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 190 प्लस लेवल। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल है, और जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस पैटर्न है, मुझे लगता है शायद थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन 3-5 दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग को एटलीस्ट 175, 85, 90 की ओर। तो यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग को खरीदिए। अभी 72% मार्केट वाइड लिमिट है, तो वो शायद आज बैन में ना आए क्योंकि पहला दिन है। 160 का स्टॉप लॉस रखना है, अपसाइड में 185, 190 के टारगेट होंगे, बड़े टारगेट है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है, स्टॉक शुड मूव मच हायर। एब्सोल्युटली। और आज सुबह तो हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी एक स्पेशल पिक भी थी इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। अब विश्वेश जी को भी काउंटर पसंद आ रहा है, 185, 190 के बड़े टारगेट्स विश्वेश जी की तरफ से आईबी हाउसिंग पर। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, मेरा कॉल है इंडिया सीमेंट्स, इसको बाय करके चलना है। ये प्रैक्टिकली 3 महीने के बाद एक पैटर्न बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको हम कहते हैं। 3 महीने से ये साइडवेज था, हल्का सा नेगेटिव था। अभी एक मल्टीपल टॉप्स को ये क्लियर कर रहा है 218, 219 के, अभी 220 का भाव है। मुझे लगता है ये पोजिशनली अगले हफ्ते के लिए 235, 240 तक जा सकता है। आज और कल, आज और मंडे के लिए मेरा पहला टारगेट 227, 228 होगा, दूसरा टारगेट 238, 240। ये पोजिशनल व्यू है अगले हफ्ते के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स पर खरीदारी कराए। इस समय बढ़िया मोमेंटम में ये है स्टॉक। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 63 रुपीज 50 पैसा, 63 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है, और कल का और परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। आज और अगले हफ्ते के लिए आईडीएफसी लिमिटेड में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 61 रुपया 10 पैसा नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 61 रुपया का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और खरीदारी करना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 66 रुपए का पहला टारगेट, 66 रुपए का लेवल ब्रेक होने पे 68 रुपए तक के लेवल आईडीएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 66 से 68 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 61 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। तो 61 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी, इस पर करनी है आपको खरीदारी। चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी हैं तैयार। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। अगर आप देखें तो स्टॉक बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्म कर रहा था, और आज बड़े पैमाने पर बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल 370 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है, स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बहुत बड़ा पैटर्न यहां पर बनता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। पैटर्न को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और बिल्कुल हूबहू यही पैटर्न आईओसी के चार्ट पर भी है। बड़ा ब्रेकआउट दोनों ही स्टॉक्स में है, और बीपीसीएल पर मुझे उम्मीद है कि दीपांशु 400 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पैटर्न का वो टारगेट निकल करके आ रहा है, बाय करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 367 पर 367 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 380 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 387 का। तो 387, 390 के टारगेट के लिए बीपीसीएल में खरीदारी करें। ओके, तो 387, 390 के टारगेट के लिए बीपीसीएल में करें खरीदारी। आईओसी में एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। एचपीसीएल भी थोड़ा मूव कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट में मूवमेंट है अक्रॉस मार्केट, सिवाय आईटी फार्मा थोड़े डिफेंसिव्स को छोड़ दें तो बढ़िया एक्शन है। आइए इस एक्शन पर राय लेते हैं आशु सर की, और उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज और स्प्रेड्स भी जानते हैं। बिगुल, आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर, बढ़िया पार्टिसिपेशन है। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट है। जो 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था उसके पहले जो लेवल था बैंक निफ्टी का, अब वो आ गया है। तो पूरी रिकवरी उस गैप डाउन की तो हो चुकी है।
अब बताएं सर, बाजार पर क्या नजरिया, और आज तो नई सीरीज की शुरुआत है तो उस पर भी अपनी राय दें। दीपांशु, सेम नजरिया है। इनहेरेंट मंदी खत्म हो गई है, तेजी में रहना है। पहला टारगेट निफ्टी का 17,800 850 है, वो क्रॉस कर गया तो फिर 18,500 भी क्रॉस कर सकते हैं। तो रहना तेजी में दीपांशु, इनहेरेंट मंदी। तो इन शॉर्ट जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब कॉशियस था तो बार बार रिपीट करता था हर हफ्ते हर तीसरे दिन, और अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनहेरेंट डेटा में मंदी कहीं भी खत्म हो चुकी है। नेगेटिव न्यूज के चलते अगर कोई डिप आए तो अच्छे लेवल पे ले लेंगे, और बहुत बढ़ के लेंगे तो थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा तो वापस ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है दीपांशु। अभी मैं सबकी कॉल सुन रहा था तो मेरा पूरा मतलब पार्टिसिपेशन है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो पीपीसीएल हो। 2-3 स्टॉक्स है दीपांशु मैं कवर करना चाहूंगा। बैंकिंग की जो आपने बात की बिल्कुल है, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी हमने पीछे भी स्प्रेड दिया था, जुबिलेंट, सारे स्टॉक्स दीपांशु चल रहे हैं। मुझे लगता है दीपांशु मतलब अभी 2-3 कॉल्स में शेयर करता हूं, और इसमें से पहली कॉल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विद डिस्क्लेमर कि हमने 2-3 रुपए नीचे अपने क्लाइंट से 1 घंटा पहले शेयर की थी। अभी 510 के अराउंड, 509-10 का भाव है, 506 के अराउंड या 7 के अराउंड की थी। 490 का स्टॉप लॉस है, और इस महीने मुझे लगता है अगले 5-10 दिन के अंदर 525 से लेके 545 तक का, 525 से 545 रुपए तक का टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ सकता है। ये 2-3 बार हो चुका है, इस 505-10 से वापस नीचे पलटता है। 1-2 बार अनिल जी ने मुझसे पूछा भी था तो मैंने कहा था अभी इंटरेस्ट नहीं है मतलब स्टेट बैंक के अंदर, क्योंकि यहां से पलट जाता दीपांशु स्ट्रेंथ दिख रही है। तो पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टॉक जो दीपांशु लेना है, देखिए लॉट साइज बड़ा है, मुझे ना इसमें मतलब एक ऑनेस्ट कन्फेशन है, मुझे इसमें ट्रेड ऑप्शन से देना था, लेकिन ऑप्शन से समझ नहीं आ रहा क्योंकि आईवीज इतनी कम है दीपांशु के ऊपर अफेक्ट नहीं आ रहा। तो वो स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी पिछले दिनों में कई लोगों ने दिया, लेकिन वो एक्सपायरी के चलते मुझे नहीं चला। अब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि 440 क्रॉस कर रहा है, और अगर ये कर गया, जिसके चांसेस पूरे हैं दीपांशु, फ्यूचर में तो कर चुका है, ये 5 से 10% की मूव इसी महीने में दे सकता है टाटा मोटर। तो मतलब 25 से 40 रुपए की मूव टाटा मोटर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबल बन सकती है इस मंथ के अंदर। बट इसको प्ले करने के लिए मेरे पास अभी कोई स्टेट ऑप्शन भी नहीं है। या तो अगर डीप इन द मनी 400 रुपए की ऑप्शन ले लें, 6-7 रुपए महंगी है कि 440 का फ्यूचर है और 46-47 की ऑप्शन है ले लें, या किसी को 1:1 स्प्रेड बनाना है कि 400 लेके 470 एक बेच दें, या फ्यूचर लेके कोई कॉल बेच दें या डिलीवरी उठा लें। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर में स्टॉप लॉस जरूर 425 का है, 25-26 का, लेकिन वो 15 रुपए का स्टॉप लॉस भी दीपांशु मेरे अपने डिसिप्लिन स्टैंडर्ड से बड़ा है, कंसिडरिंग द लॉट साइज ऑफ 2850। पर टाटा मोटर में मुझे बहुत अच्छी मूव लगती है। और दीपांशु एक और स्टॉक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब वो ना कवर करते हैं ना होगा, और शायद मतलब आई हैव ऑल द राइट टू गो रॉन्ग। मुझे लगता है कि दीपांशु बहुत टाइम के बाद, महीनों हफ्तों के बाद एक ट्रैक्शन नजर आ रहा है मुझे येस बैंक के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि येस बैंक यहां से अगर मैं 12 रुपए 65 पैसे 70 पैसे में लेता हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ 11.75, 12 या 11.75 के स्टॉप लॉस से, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसमें 2-3 रुपए की मूव मिल सकती है बहुत टाइम के बाद। तो ये किसी के रडार पे नहीं है, हो सकता है किसी दिन प्राइस एक्शन में भी नजर आ जाए, बट ये शायद मैं थोड़ा प्रियंट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में उथल पुथल हुई है, आगे पीछे हुए हैं, शायद इसका थोड़ा सा टाइम, मतलब ऐसा कोई फॉर्च्यून टर्न अराउंड नहीं हो रहा है इसके अंदर। मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि चेंज ऑफ फॉर्च्यून हो जाए कि मैं बोलूँ कि मतलब ये कोई मल्टी बैगर स्टोरी बन जाएगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे येस बैंक अब लेना चाहिए 12.65-70 में, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपए का भी नहीं, 11 रुपए 75 पैसे पे, और शायद ये 14, 16, 17, 18 तक ये जा सकता है येस बैंक। तो ये तीसरा कॉल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी दीपांशु क्या मिलता है इसके अंदर। मतलब अगर किसी को वोडाफोन आइडिया लेना है तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा येस बैंक लेना चाहिए। अगला सवाल यही होने वाला था आशु सर, अगर येस बैंक आ गया तो वोडाफोन कब आएगा आपके रेडार पर? नहीं, वोडाफोन में नहीं इंटरेस्ट है दीपांशु। अभी मैं राकेश जी को भी सुन रहा था, वो जो आप अप्रैल फुल स्टॉक में कर रहे थे, 16 और जिस तरह से सारी डेवलपमेंट हुई है, मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरा देश वोडाफोन में फंसा हुआ है तो येस बैंक में भी है, लेकिन वोडाफोन में ऐसी चीजें चलती रही हैं कि वो हर नया आदमी आता है कि शायद इस बार नहीं, लेकिन वो ट्रैफिक डिफरेंट तरह की हुई है। और सबसे बड़ी बात फंडामेंटल, आप हर मंथ देखो लाखों के सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा है वो, और लाखों के भारतीय ऐड कर रहा है। तो मतलब जो चीज मुझे वैसी विजुअलाइज कर रही, तो मुझे उसमें कॉर्पोरेट एक्शन कोई हो जाएगा तो दीपांशु उसका वो कोई लॉजिक थोड़ा है। मैं कह रहा हूँ किसी में कॉर्पोरेट एक्शन ना हो, लेकिन उसका बिजनेस धंधा सब कुछ इतना चल रहा है, तो वो स्टॉक तो मैं फिर भी लूंगा कि चलो यार प्रमोटर आगे पीछे हो जाएगा, काम अच्छा चल रहा है। इनका तो दीपांशु पैसे आएंगे नहीं आएंगे, फंड रेजिंग होंगी, बेसिकली धंधा ही लूज कर रहे हैं, नीचे बॉटम लाइन लूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों वोडाफोन आइडिया में लूंगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि दीपांशु जो इतनी सारी रिवाइवल के बाद की जो बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गया था, अगर वो रिस्क लेना है तो मैं तो बोलूंगा वोडाफोन आइडिया वाला भी
मतलब इट्स अ बोल्ड कॉल कि मैं अगर हूं तो यस बैंक में शिफ्ट करूंगा ट्राई करने के लिए। चलिए, तो यस बैंक ही सही आशु सर के रेडार पर आया है, नजर रखते हैं इस पर। एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं और एसबीआई यहां पर भी आशु सर का है भरोसा और यहां से बाजार पर भी अपसाइड देख रहे हैं। पहली राउंड ऑफ पिक्स हमारे एक्सपर्ट से पूरी हो गई हैं और दूसरी राउंड के लिए एक्सपर्ट्स फिर से हैं तैयार। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। सुपर स्पेशल पिक रहेगी, ये पिक रहेगी फॉर द अप्रैल सीरीज। ध्यान से सुनिए, मैं पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी बता देता हूं। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 160 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 5 रुपए 70 पैसे 80 पैसे में मिल रहा है, वो लेना है। 4 रुपए 90 पैसे यानी 1 रुपए के अंदर का स्टॉप लॉस है, वो लगाना है। पहले जो छोटे टारगेट है वो है 10 और 14 और बड़ा वाला टारगेट है ऑप्शन के लिए 26 यानी 6 रुपए का 26 रुपए हो जाएगा। इतने बड़े टारगेट्स, इसके रीजन लॉजिक देता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मल्टीपल टॉप का लेवल निकल जा रहा है और इस 160 के ऊपर का क्लोजिंग ये डिफाइन कर देगा कि 2018 के टॉप्स निकल जाएंगे। 2018 के बात कर रहा हूं। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट मिलेगा, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। जिस तरीके से हमें ऑप्शन चेन डेटा देखने को मिल रहा है, 160 के में आज जो भी फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, ऑफ द मंथ है, उधर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि आपको ये कॉल ऑप्शन लेके रखना है, 10 15 20 दिन रखना है, पर 26 के टारगेट्स के लिए रखना है। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है और बहुत बड़े रिटर्न्स आपको मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। बड़े रिटर्न्स आने चाहिए। कल हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का आपने कमाल भी देखा, हमने बोला था 180 के करीब बायबैक आना चाहिए, हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ही आया, 190 के लेवल पर बायबैक आया, 160 पर है करंटली। गेल और किरण जी को लग रहा है यहां से और दौड़ने के लिए तैयार है ये काउंटर। तो गेल, गैस अथॉरिटी, इस पर रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। आइए, एक्शन में है पूरा का पूरा ऑटो पैक और जानते हैं इसके बारे में। जो ऑटो सेल्स ऑलरेडी आज आ चुकी हैं, वहां से कैसा प्रदर्शन रहा है। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए, अनुमान से बेहतर, अनुमान मुताबिक या अनुमान से खराब, कैसी रही अब तक की ऑटो सेल्स? ओवरऑल अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं दीपांशु। अगर आप देखें तो सुबह हमने एस्कॉर्ट्स के बारे में बात की थी और उसके बाद जो नंबर्स आए हैं, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। मारुति सुजुकी, इसके नंबर्स जो आते हुए दिख रहे हैं, 1,70,000 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है, राउंड फिगर करके कह रहा हूं, और 1,67,000 से बढ़कर ये यूनिट आते हुए दिख रहे हैं। 2% की बढ़त यहाँ पर है। हमारा अनुमान 1.65 लाख का था, तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं। इनफैक्ट FY22 में अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट यूनिट्स आंकड़ा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही M&M आप देखिए, यहाँ पर भी जो कुल बिक्री है 54,643 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है एस्कॉर्ट्स के साथ साथ इसने भी सरप्राइज किया है ऑन द अपसाइड। 21,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 29,763 यूनिट बेचने में कंपनी सफल रही है मार्च महीने में। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री में लगभग 65% का उछाल देखने को मिला है। आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी कुल CV बिक्री कंपनी की लगभग 25% बढ़कर 8,803 यूनिट्स पर आई है। हमारा अनुमान 7,150 यूनिट्स का था। तो ये तीनों कंपनियों ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। और अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है। 17,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 20,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर एक कंपनी ने अनुमान से बेहतर साइड पर ही प्रदर्शन अब तक किया है। तो ज्यादातर अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। और एस्कॉर्ट्स के पर्टिकुलरली हम सुबह बात भी कर रहे थे, जब नंबर्स आए थे तो इनिशियली लगा था कि शायद अनुमान मुताबिक या थोड़े सुस्त हैं, बट उसके बाद अगर आप अनुमान से कंपेयर करें तो बड़ी गिरावट का अनुमान था, उसके मुकाबले उतने खराब नहीं रहे हैं एस्कॉर्ट्स के सेल्स नंबर्स। आइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय बाजार में बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं, उसी पर करते हैं फोकस। रेन इंडस्ट्रीज पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, 200 का लेवल रेन ने अभी क्रॉस करा है। सुमित जी, जरा इसका चार्ट देखें सर। दीपांशु, रेन के अंदर मेरे को लग रहा है पोजीशन होल्ड करें। रेन के अंदर मोमेंटम तेजी के साइड का बन रहा है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 208 रुपए से लेकर 210 रुपए तक का मूव रेन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर 192 194 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें 208 से 210 के टारगेट्स के लिए। दीपांशु, यहां पर एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक एक करके बाय का मोमेंटम बन रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, उसका भाव चल रहा है 275 टू 75.50। स्टॉक का नाम है HPCL।
275-50 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एक एक करके सारे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, इसके अंदर भी अब यहां से ऊपर का मूव बनेगा। अगले हफ्ते के अंदर मेरे को लगता है ये स्टॉक के अंदर 282 रुपए से लेके 286 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर जो स्टॉक का सपोर्ट है 270-269 के पास है, तो 270 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एचपीसीएल में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करे। ऊपर के अंदर मेरे को लगता है स्टॉक के अंदर 282 रुपए से लेके 286 रुपए तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर ही एचपीसीएल में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एचपीसीएल। टारगेट्स के लिए एचपीसीएल पर भी करे खरीदारी, आईओसी की भी अभी बात चल रही थी और बीपीसीएल पर तो चार्ट कॉर्नर की पिक भी आ गई। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जो कच्चे तेल में हम गिरावट देख रहे हैं और पिछले 9 दिनों में जो इन्होंने दामों की बढ़ोतरी करी है, दोनों का फायदा यहां पर आपको होते हुए दिख रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इस समय बाजार के एक्शन को ज्वाइन कर रही हैं। एक्शन में है आज मन्नापुरम। वागले साहब, 6% का बाउंस बैक मन्नापुरम है, बाकी एनबीएफसीज भी ऑफकोर्स एक्शन में है। सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी एनबीएफसी की हुई है तो वो यही स्टॉक है सर। 120 के ऊपर मन्नापुरम कैसा लगता है सर? दीपांशु, काफी दिनों के बाद, काफी हफ्तों के बाद इसमें कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है। वो लेवल भी 122-123 है, लेकिन प्राइमा फेसी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। आपका अगर पोजिशनल व्यू है तो 116 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। जैसे ही 123-24 के पार निकलेगा ये 135 तक जा सकता है। तो मैं वो व्यू के साथ, आपको सिर्फ आज के लिए या आज और एक दिन के लिए लेना है तो अवॉइड करिए। पोजिशनली यहाँ पर ले सकते हैं 115 के स्टॉप लॉस से। तो 115 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है आपके लिए मन्नापुरम पर राय इस समय। तो बढ़िया ब्रेकआउट कुछ चार्ट्स आपको दिखा रही हैं। मन्नापुरम देख लीजिए, इंडिया सीमेंट्स देख लीजिए, फेडरल बैंक देख लीजिए, बंधन बैंक पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। 320 के लेवल्स बंधन बैंक ने दिखा दिए हैं। आशु सर, आपके रेडार पर है बंधन बैंक? जो रिसेंट बाउंस बैक रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस पर सर। दीपांशु, मेरे रडार पे रहता ही है बंधन, आरबीएल, आईडीएफसी बैंक, लेकिन ये लेने के लिए नहीं रहते हैं, बेचने के लिए रहते हैं। तो अभी जब ये मूव आती है, ये फिर उसी लेवल पे आ गया 320 से 340, यहाँ से ऊपर है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम कब गया था। तो रिस्क रिवॉर्ड इज प्योरली अनफेवरेबल। और दूसरी चीज दीपांशु, मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में उथल पुथल ज्यादा होती है, अच्छा भी लगता है। निफ्टी प्री वॉर लेवल पे आ गया है, बैंक निफ्टी पे आ गया है, लेकिन जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो बैंक निफ्टी भी गिरता भी उसी तरह से है। लेकिन निफ्टी में दीपांशु इतने सारे अच्छे कॉम्पोनेंट्स हैं कि आप देखिए कि वॉर हो या नहीं वॉर हो, इन्फ्लेशन हो नहीं इन्फ्लेशन हो, कुछ ना कुछ सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट रहते हैं। आईटी संभालने आ जाएगा, एफएमसीजी आ जाएगा, आज वो सब डाउन है तो फार्मा आ जाएगा, फार्मा नहीं होगा तो जो सिक्लिकल्स हैं जो हाई बीटा आ जाएंगे। तो मुझे फिर भी निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हाँ, इंडेक्स में भी जरूर रहता है बैंक निफ्टी में, बट जो बैंक निफ्टी में जो ये वीक स्टॉक्स है इनमें नहीं रहता। येस बैंक जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शनल कॉल लिया है कि टेस्ट करने के लिए कि जाने में क्या है, तो बट अदरवाइज मैं ये वीकर बैंक तो बिल्कुल नहीं लूंगा। आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक भी दीपांशु अब मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। मैं पहले कहता था आईसीआईसी विल बी नेक्स्ट एचडीएफसी, मुझे लग रहा है एक्सिस पहले 1000 क्रॉस करेगा आईसीआईसी से। जिस तरह का ये जो सिटी बैंक का जो टेक ओवर किया उन्होंने, आई थिंक काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है, राइट फ्रॉम दी परसेप्शन, एक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ आई मीन दिस डील। तो पोस्ट कंक्लूजन ऑफ दिस डील, तो मुझे लगता है कि एक्सिस का भी, एक्सिस और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक के साथ जरूर बने रहने चाहिए। कोटक बहुत बार रडार पे आता है, लेकिन समहाउ पता नहीं मुझे कोटक में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना आईसीआईसी एक्सिस में है। बट बंधन, आरबीएल और आईडीएफसी बैंक ये मेरी लिस्ट में नो है। नॉट दैट के बढ़ेंगे नहीं या नॉट दैट के बढ़ते नहीं। अगर मैं एक बात बंधन के लिए कहता हूं कि 320-25 से ये लेवल ऐसे ऊपर जाता नहीं और यहां से 4 बार 250 आया है, तो उसी स्पिरिट में मैं ये भी बोलूंगा कि 250-60 से 4 बार 300 क्रॉस नहीं किया है। बट ऐसे बैंक में कि इस तरह की वॉलिटिलिटी और नेगेटिव 4 बार आती है फिर वो रिकवर करता है, क्यों करना जब आपके पास अच्छे बैंक अवेलेबल है। तो ठीक है, बेहतर विकल्प है, बढ़िया बैंक्स हैं, वहां पर खरीदारी करें। पर मिड कैप बैंक्स में भी ट्रेडिंग का ऑप्शन है। मौके बाजार आपको भरपूर दे रहा है और मौके टाटा मोटर्स पर भी डालते हैं, जहां पर अभी आशु सर अभी कॉल भी दे रहे थे। टाटा मोटर्स के बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखे हैं, अच्छी बिक्री के आंकड़े दिख रहे हैं। लगभग 17% 18% की कुल बिक्री में आपने बढ़त देखी है। 1.9 लाख से बढ़कर 2.4 लाख यहां पर आपको कुल बिक्री आती हुई दिखी है। घरेलू बिक्री में भी आपने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, घरेलू बिक्री का आंकड़ा भी इनका अच्छा ही आया है। तो कुल बिक्री में अच्छी बढ़त रही है, घरेलू बिक्री भी 30% बढ़कर इनकी आती हुई दिखी है। जहां तक
ओवरऑल सेल्स के नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, 27% आपने कुल बिक्री में बढ़त देखी है। तो अच्छा एक्शन टाटा मोटर्स के लिए इस समय। और थोड़ी देर पहले आशु जी ने यहाँ पर आपको खरीदारी की राय भी दे दी है। सीवी सेल्स भी देखेंगे किस तरह का उनका ब्रेकअप रहा है, बट ओवरऑल टाटा मोटर्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन। तो जैसा कुशल हमें बता रहे थे कि ऑटो स्टॉक्स पर रखनी है हमें नजर, क्योंकि ज्यादातर बिक्री के आंकड़े अगर सुस्त भी रहे हैं तो अनुमान से तो एटलीस्ट बेहतर ही रहे हैं, और उसका फायदा आपको इस पूरे स्पेस में आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जिस पर सुमित जी से मुझे अपडेट लेना है और वो है BHEL। सुमित जी, बढ़िया आपने चार्ट पकड़ी थी सुबह 51 के लेवल पर। फिलहाल अगर फ्यूचर्स में मैं देख रहा हूं तो BHEL 5350 के पार जा रहा है, 7.5% का उछाल, स्पॉट में भी 5320 पर आ गया है। क्या करना है BHEL पर, जो आपकी सुबह की कॉल थी, जरा रिवाइज लेवल्स दें इसके सर। बिल्कुल दीपांशु, आपने एकदम सही याद दिलाया। क्लास मूव देखने को मिला है BHEL के अंदर, और आज सुबह एकदम लकीली एकदम सही लेवल पे स्टॉक पकड़ में आ गया। 53.65 का स्पॉट पे हाई लगा है और अभी हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक 54-55 का लेवल तो इमीडिएटली दिखाएगा ही दिखाएगा। अगले हफ्ते के अंदर अगर ये 55 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि करना चाहिए इस बारी, तो 58 से 60 रुपए तक के लेवल जल्दी हमें हफ्ते भर के अंदर ही BHEL के अंदर देखने को मिलेंगे। जो लोग इंट्राडे प्रॉफिट से सेटिस्फाइड है वो चाहे तो बुक कर सकते हैं, और जो लोग होल्ड कर सकते हैं और जिनकी कैपेसिटी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। कॉस्ट के ऊपर का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते हैं, 55 का इमीडिएट टारगेट, और फिर अगले हफ्ते में 58 से 60 रुपए तक के लेवल भी BHEL में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए BHEL, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, 2:30 बज गए हैं, लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, सीरीज की तगड़ी शुरुआत सर, और जो 24 फरवरी के पहले के लेवल से वो बैंक निफ्टी पे आ गया। 23 फरवरी के बाद पहली बार 37,000 के पार बैंक निफ्टी 17,580 के लेवल पर 110 अंकों की बढ़त होल्ड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप 1/4% से ज्यादा की बढ़त देख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी ½ % ऊपर है। एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था। और कच्चा तेल सर $104 पर है, ब्रेंट 99 पर है नाइमेक्स। तो ग्लोबल क्यूज, हमारे बाजार बढ़िया एक्शन में है। ऑटो बिक्री भी ज्यादातर अनुमान से बेहतर रही है। पार्टिसिपेशन आज अच्छा है बाजार में। क्या करना है सर? दीप, तेजी करनी है और तेजी की स्ट्रेटेजी के साथ ही रहना है। सबसे बढ़िया बात है कि आज भी बाजार ने पहले सपोर्ट लेवल के पहले से ही रिवर्स कर दिया। मतलब ये सोचिए, आप पहले सपोर्ट लेवल तक भी नहीं पहुंचे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो अगर कमजोर होना होता सीरीज की शुरुआत में तो आज का दिन अच्छा था, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन इसके विपरीत आज जबरदस्त मजबूती वाला सेशन दिखाया और किसी भी लेवल से साइजेबल करेक्शन नहीं हुआ है। दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करें। एक इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि पहली चीज तो है कि आपके लिए अब बेस 17,500 हो गया है। 17,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्योंकि 17,500 के फुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 60 लाख शेयरों का और 65 लाख शेयरों का, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो क्लोजिंग आपको जो इस पूरे रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आज मिलने को तैयार है। तो निफ्टी तो ऑलरेडी वैसे ही 17,400 के ऊपर जो ब्रेकआउट दे चुका था क्लोजिंग का, उस ब्रेकआउट को और मजबूत करता हुआ दिखा है लगातार तीसरे दिन। तो दमदार क्लोजिंग हो रही है। अब आखिरी बाधा जो 3:05 के लेवल जो होते हैं, जो कुणाल जी के लिए मैं हमेशा देता हूं, वो है 17,625। 17,600, 17,625 की आखिरी रुकावट की रेंज है। अगर 3:05 के पहले हम 17,625 के पार निकल कर टिक जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ऐसी होगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आज के आज सारी हो जाए, इसके लिए आपको सोमवार तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर 17,625 के पार आप 3 बजे तक निकल कर टिक गए तो डीप फिर है ना, आप सोच नहीं सकते, करीबन 2 करोड़ शेयर ऐसे होंगे कॉल राइटर्स जो रिस्क पर आ जाएंगे। सोचिए, वीकली सीरीज का पहला दिन है और 17,600 तक 2 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर होंगे। 17,600 पर 60 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। 17,500 का कॉल राइटर 50 लाख शेयर है, ऑलरेडी रिस्क पर है, और इसके अलावा लंबी चौड़ी पोजीशन है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है वही सपोर्ट देती हुई दिखेगी। और ऐसे में जो निफ्टी का अगला इंपॉर्टेंट रेंज है ऊपर का, वो 17,600 से 17,800 है। उसका हायर एंड छूने की कोशिश अगले हफ्ते की शुरुआत में बाजार कर सकते हैं। तो एक ही लेवल पर नजर रखते हैं, वो है 17,625। इसके ऊपर निकल कर टिक जाए 3 बजे के पहले, या इसके ऊपर बंद होने की कोशिश करें तो अगले हफ्ते के लिए 17,800 आपके सामने नजर आ रहा है। 17,775, 17,800, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त मिलेगी। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए, निफ्टी तो ऑलरेडी 3 या 4 ब्रेकआउट की क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी इतने दिन से जो परेशान कर रहा था, आज बैंक निफ्टी ने ड्राइविंग सीट पर कमान संभाली है और 36,428 के ऊपर का जो क्लोज चाहिए था, वो क्लोज क्या धमाकेदार क्लोज मिल रहा है। उससे कहीं 600-700 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी सीधा 37,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है और वहां बंद होने की तैयारी में।
बैंक निफ्टी में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, वो ये है कि अब आपके लिए सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट हो गई। 36,500 36,400 अब आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर आज और सोमवार के बीच में 37,300 से 37,500 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी होती हुई दिख रही है। यहाँ भी डेटा मजबूत है। 37,000 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ी कॉल राइटिंग जो हुई है उसमें और शॉर्ट कवरिंग होगी। तो मुझे लगता है पहली चीज तो है कि अगर बाजार नीचे गिरे भी, जैसे कि आज नीचे खुलने के संकेत आए, तो आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और ऊपर बढ़े तब भी शॉर्ट कवरिंग तो आनी ही आनी है। तो मजबूत डेटा है, तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा अगर दिन के दौरान नीचे मिले तो और बढ़ाइए और सोमवार के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी 3:20 में मैं आपको बता दूंगा। और काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या आज मस्ती की पाठशाला होगी या नहीं होगी, तो निश्चिंत रहे, 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला होगी। जैन साहब और बाकी सब लोग ट्वीट कर ही रहे हैं, तो चिंता न करें, मस्ती की पाठशाला जरूर होगी और उससे पहले भी बड़े मुंह के लिए मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा। बिल्कुल, तो बाजार बंद होने के बाद जो मस्ती का पाठशाला का प्लान है वो तो चुस्त दुरुस्त है ही, बाजार में जो मस्ती चल रही है उस पर भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में अनिल जी फिर से आपको बताएंगे कि क्या करके जाना है ओवर द वीकेंड। बट फिक्र ना कीजिए, मस्ती की पाठशाला 3:30 बजे अनिल जी, हमारे सारे एक्सपर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सब हमारे साथ होने वाले हैं। आइए तब तक सेठी साहब का भी कर लेते हैं स्वागत, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। अनिल जी ने तो आपको बाजार पर स्ट्रैटेजी बताई दी है, चलते हैं सेठी साहब के पास उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बढ़िया एक्शन, पहले ही दिन अच्छे मूव आ रही है बाजार में, क्या करना है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल दीपांशु, इससे बढ़िया शुरुआत इस नए फाइनेंशियल ईयर की हो ही नहीं सकती थी। हम निफ्टी में भी तेजी देख रहे हैं और आज सबसे अच्छी बात है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत ही तूफानी तेजी जैसा माहौल है। स्क्रीन बहुत ही अच्छी है और ये 2-3 महीने पहले जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी होती थी उस तरह की स्क्रीन है, तो बहुत ही अच्छा मार्केट है। और जो पिछले 2-3 दिन में, मतलब बुधवार को जैसे मैंने 2 मिड कैप स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, तनसेरा 610 में किया, आज 710 का भाव है। फिर एक सिगाची इंडस्ट्रीज 287 रुपए में बुधवार को ही रिकमेंड किया था, 310 का टारगेट था, वो भी आज अचीव हो गया। और इतना ही नहीं, जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में मैंने रिकमेंड किया हुआ है, बीईएल है, अशोक लेलैंड है, सबने अपने टारगेट आज हिट कर दिए। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड मार्केट। मिड कैप पार्टिसिपेशन भी चुस्त दुरुस्त है, बताएं सर क्या खरीदना है अब? दीपांशु, 2 स्टॉक्स खरीदने, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जो पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी, स्टॉक का नाम है सुब्रोस, जो कि अभी 335 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार जबरदस्त कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कार एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है, जिसका भारत में 42% का कार एसी का मार्केट शेयर है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। ये कंपनी, जो इसकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान, और जो इसका मेजर कस्टमर है वो है मारुति, और दोनों ही इसमें शेयर होल्डर्स भी है। डेंसो कॉर्पोरेशन 20% स्टेक ओन करती है और सुजुकी जो मारुति की जो पेरेंट कंपनी है वो 11.96% स्टेक ओन करती है। बाकी ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स और रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन सब के लिए एयर कंडीशनिंग का काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल 0.03, और FIIs भी इनके अलावा मतलब 12.8% स्टेक ओन करते हैं। DSP है, निप्पॉन है। और अभी थोड़ी देर पहले कुशल की रिपोर्ट सुन रहा था, मारुति के भी इस तिमाही के नतीजे जबरदस्त आए हैं, और चूंकि मारुति इनका सबसे बड़ा कस्टमर है तो इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 355 रुपए का और 330 का स्टॉप लॉस रखना। सेठी साहब, टारगेट तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 355 ऑलरेडी स्क्रीन पर दिखा चुका है, तो नए टारगेट देने पड़ेंगे सर आपको। हाँ बिल्कुल दीपांशु, अभी मिड कैप स्मॉल कैप में तूफानी तेजी चल रही है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, तो 335 में मैंने बोलना शुरू किया, अभी 351-52 दिख रहा है, तो हो गया है। बट मुझे लगता है स्टॉक को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना है, तो 365-70 आने चाहिए। और बाकी इस स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है इस स्टॉक का, और आने वाले 9 से 12 महीने में वी कुड सी मच हायर टारगेट्स ऑन दिस स्टॉक। 8 का हाई ऑलरेडी स्टॉक बना चुका है, तो सेठी साहब जो जिस स्टॉक की बात करें, थोड़ा डिप आने दीजिए और फिर 365-370 के रिवाइज टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर? दूसरा स्टॉक भी दीपांशु मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट इंडिया, जो कि अभी 513 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी है। इनकी कैपेसिटी है 98,000 टन पर एनएम की, जो कि ग्लोबली इनका 14% का मार्केट शेयर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में। और इसके अलावा कंपनी
कैल्साइन पेट्रोल कोक बनाती है, ग्लास रीइंफोर्स पाइप्स भी बनाती है, 40 साल का एक्सपीरियंस है। और जिस तरह की हम एक तेजी पूरे स्टील सेक्टर में देख रहे हैं, इनका जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है ये स्टील इंडस्ट्री को एक काम आता है। तो स्टील का जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा कर रहा है, डिमांड जबरदस्त है। रशिया यूक्रेन के बाद जो सप्लाईज भी डिस्टर्ब हो गई है, उसके कारण से प्राइजेस भी लगातार बढ़ाती जा रही है स्टील कंपनियां, और उसका फायदा ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी जिसमें ग्रेफाइट इंडिया बड़ा है और उसके अलावा एचईजी भी है, दोनों बहुत ही अच्छा करना चाहिए। कंपनी के दिसंबर तिमाही के भी नतीजे बेहद ही दमदार थे। 135 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 26 करोड़ का पैट था, और इनका एक प्लांट जर्मनी में भी है, तो उसका भी इसको फायदा होना है। जो यूरोप में स्टील की डिमांड बढ़ेगी उसका, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 535 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 510 रुपए। यह है आपके लिए ग्रेफाइट इंडिया। सेठी साहब जुड़े रहिए हमारे साथ, बिकॉज एक व्यू आपसे और लेना है एक स्टॉक पर। 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं सेठी साहब, एक और व्यू एक स्टॉक पर लेना है, पर उससे पहले वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी कॉल है तैयार। वागले का बंडल बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे जी एंटरटेनमेंट में कुछ एक्शन लगती है। ये 300 के पार निकलेगा तो इसमें एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है। अभी 299 है, मैं इसको प्रीएम कर रहा हूँ। यहाँ पर बाय करें 99, 98 के रेंज में। 94 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 315, 318 तक ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। 318 के टारगेट्स के लिए जी एंटरटेनमेंट में करनी है आपको खरीदारी। एक स्टॉक जो आपको पुल अप करना चाहिए और वो है IOL केमिकल्स। 20% के सर्किट पर आपको ये स्टॉक दिखेगा। आज सुबह ही आशीष हमें एक्सक्लूसिव रिसर्च में बता भी रहे थे कि किस तरह से जो यूरोप में गैस सप्लाई की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जर्मनी में गैस के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं रशिया पर सैंक्शंस लगाने की वजह से। उसकी वजह से BASF को अपना उत्पादन घटाना पड़ रहा है। इनफैक्ट ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई फैसिलिटीज में तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है उनको उत्पादन को लेकर, और इसका डायरेक्ट फायदा आप IOL केमिकल्स एंड टू सम एक्सटेंट ग्रैन्यूल्स पर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि आइबुप्रोफेन के प्रोडक्शन में यहां पर थोड़ा असर पड़ सकता है। ऑफ कोर्स आइबुप्रोफेन की बात करें तो IOL केमिकल्स लीडिंग प्रोड्यूसर है, ना सिर्फ भारत का बल्कि वर्ल्ड ओवर, एंड ऑफ कोर्स ग्रैन्यूल्स का भी बड़ा रोल है। और सेठी साहब, ये खबर हमने सुबह बताई थी और वहां से देखिए स्टॉक पर भी जबरदस्त एक्शन आ गया है। खबर का इंपैक्ट सर्किट पर है IOL केमिकल्स। कैसे देखने चाहिए सर इस खबर को, एंड ऑफ कोर्स आगे का इंपैक्ट फिर कैसा रहेगा? आज तो सर्किट वैसे लग ही चुका है। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, खबर बहुत ही पॉजिटिव है, बेहद पॉजिटिव है इस तरह की कंपनी के लिए। IOL केमिकल्स के स्टॉक मैंने बहुत पहले बहुत ऊंचे लेवल्स पे दिया हुआ, और उसके बाद मल्टीबैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने जनरेट करे। आइबुप्रोफेन बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है, इसके अलावा ग्रेन्यूल्स है, फिर इवन शायद सोलारा फार्मा है वो भी ये करती है। तो मुझे लगता है इन सब कंपनियों को बहुत ही फायदा होगा। और ये जो बासफ का जो प्लांट क्लोजर हुआ है, इसका फायदा, क्योंकि वो कंपनी शायद TDI भी बनाती है तो GNFC को भी होना है, फिर कुछ केमिकल्स उनके दीपक नाइट्राइट भी बनाती है तो उसको भी होना है। तो इन सब कंपनियों को आने वाले दिनों में भी यहाँ से अच्छे अपसाइड होने चाहिए। एक मेजर पॉजिटिव न्यूज है इन सब स्टॉक्स के लिए। बिल्कुल, तो IOL केमिकल्स पर रखिए नजर, ग्रैन्यूल्स पर रखिए नजर। बढ़िया एक्शन इन सभी स्टॉक्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। और 2 बेहतरीन पिक्स सीरीज आपकी तरफ से, ग्रेफाइट और सुब्रॉस, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, हमारा भी जो स्टॉक पिक है वो वागले जी वाला जी एंटरटेनमेंट है। बेहतरीन टेक्निकल रिवर्सल है, डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और हमें लगता है कि स्टॉक जो वागले जी ने टारगेट दिए 315, 318 के, वो भी शॉर्ट रहेंगे। 323 तक स्टॉक जाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कुछ समय पहले जी के चार्ट पर एक बड़ा गैप बना था। गैप के बाद हमने देखा कि स्टॉक ने कुछ समय के लिए एक ब्रीदर लिया और आज वापस से अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है। तो ये जो ब्रेकअवे गैप है, इसका अगर आप टारगेट निकालें तो जो टारगेट राकेश जी ने अभी बताया 325 रुपए के आसपास वो लेवल्स आते हैं। इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 296 पर, 296, 295 पर रख ले, ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। 295 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट होगा 312 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 320 रुपए का। खरीदारी की राय है जी पर।
312 320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है। जी ब्रॉडर मार्केट में सडनली बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिख रहा है, तो इंडेक्स स्टॉक्स पर तो एक्शन है ही, बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। इंडेक्स पर भी बड़ा स्पाइक है। 6 महीने के हाई पर आपको मिड कैप इंडेक्स इस समय आते हुए दिख रहा है। जी एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स मूव कर रहा है। ग्राफाइट एचईजी जिसकी अभी बात चल रही थी वहां पर आपको एक्शन आ रहा है। डीसीबी बैंक पर रखिए नजर। नैटको फार्मा, ग्लेनमार्क एक्शन में आ रहा है। वाटेक वोबैग, महिंद्रा सीआई, जिलेट, जॉनसन हिताची, आईओबी, एनएचपीसी, सेंट्रल बैंक, अलेम्बिक फार्मा, एबी कैपिटल, पीएनबी हाउसिंग, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया स्पाइक इस समय बाजार में दिखा रहे हैं। तो आइए कुछ और बेहतरीन पिक्स के साथ 2:45 बजे तैयार हैं भसीन साहब, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, बड़ा ब्रेकआउट आ गया सर आज तो बाजार में, और प्री वॉर लेवल्स पर तो अब बैंक निफ्टी आ गया है। निफ्टी नई मूव दिखा रहा है इस समय, और मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा पार्टिसिपेशन चल रहा है। सर बाजार में क्या हो रहा है आज? कहिए दीपांशु जी, कैसी रही? आपको कहा ये 2 हफ्ते में 17,500 की एक्सपायरी, और कल आपको कहा था मिड कैप चलेंगे, कोई बात नहीं कर रहा था इंडिया बुल की। आपको 159 में कहा था 175 का टारगेट, आज ही देखिए 6% अप है। उसके अलावा एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीईएल, पीईएल, श्री सीमेंट देखिए 24,600, 23,000 पे आपको कहा था। अल्ट्राटेक और अपोलो टायर, एमएनएम। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कमर्शियल व्हीकल सेल्स विच टाटा मोटर इज डूइंग। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बताएं भसीन साहब। तो पहले तो लीजिए अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर, बोथ यू हैव टू बाय। अशोक लीलैंड is headed to 130. These are superb numbers, और वो बता रहा है कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स आर गोइंग टू हिट न्यू हाइज। ये तो सब लॉकडाउन की ओपनिंग ही है, तो आगे आप देखिए क्या क्या होएगा। एंड टाटा मोटर इज सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स लाइक नेवर बिफोर। तो 440 में वो लीजिए, 420 का स्टॉप लॉस, 465 का टारगेट, 118 ले लीजिए अशोक लीलैंड, 114 का स्टॉप लॉस, 128 to 130 का टारगेट। और तीसरा पिक मैंने आपके यहाँ 2 दिन पहले Z85 में कहा था 310 है। Entertainment, you can't go wrong. Buy Sun TV. It is unbelievable on the OTT platform how well it is performing. 495 to 497, 480 का स्टॉप लॉस, 535 का टारगेट ऑन सन टीवी। तो यह है आपके लिए सन टीवी पर खरीदारी की राय। टाटा मोटर्स और साथ ही अशोक लेलैंड, 3 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से। 130 तक के लेवल्स अशोक लेलैंड पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स 465 के भाव के लिए आपको करनी है खरीदारी, और सन टीवी पर भी आप खरीदारी करके चले मीडिया स्टॉक्स एक्शन में 535 के टारगेट के लिए। शुक्रिया भसीन साहब बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और ऑफ कोर्स मंडे को आपसे फिर से करेंगे मुलाकात कुछ और कॉल्स लेने के लिए। तो अच्छा एक्शन है बाजार में, ब्रॉड बेस्ड एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक और खबर जिसका हम इंपैक्ट देख रहे हैं चुनिंदा काउंटर्स पर, यह है गैस प्राइस, जो दाम दुगने हो चुके हैं। फाइनली आपके सामने कॉन्फर्मेशन और लेवल्स भी आ चुके हैं। थोड़ा जानते हैं इन दामों के बारे में, एंड ऑफ कोर्स किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान, वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच चुके हैं गैस, अब तो रिकॉर्ड लेवल पे, और सही में सोचा नहीं था कि 6 रुपये रख ही देंगे। माना जा रहा था कि 7 रुपये के आसपास होना चाहिए, 8 रुपये के आसपास, लेकिन ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि अक्टूबर के आसपास थोड़ा और बढ़ोतरी की जाए। इस बार $5 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, $5 के आसपास माना जा रहा था, और ये निकल के आया है $6.1 प्रति MMBTU का है। पिछले बार 2.9 था, यानी कि यहाँ से डबल हो चुके हैं नेचुरल गैस के दाम। जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा अपस्ट्रीम कंपनीज को होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो गैस के दाम बढ़ेंगे तो इनके मार्जिन बढ़ेंगे, और अगर नहीं बढ़ते तो इनको नुकसान होता, तो इसके लिए दोहरा फायदा है। खासकर ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, HOEC, गेल जैसे काउंटर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर से जिनको फायदा होगा। नुकसान किसको होता है? तो नुकसान खासकर आप देखिए सेरेमिक कंपनीज, निटको, मुरुदेश्वर, कजारिया जैसी कंपनीज, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज, RCF, फैक्ट, NFL, बिजली कंपनियां, क्योंकि खासकर अगर आप देखेंगे तो जितना भी इस्तेमाल होता है ना, ये जितना भी नेचुरल गैस, उसमें से बिजली कंपनियां 22% इस्तेमाल करती है, फर्टिलाइजर कंपनियां 26% इस्तेमाल करती है। इसके अलावा CNG, PNG जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, 32% के आसपास का। और नेचुरल गैस के दाम बढ़ते तो IGL, महानगर गैस, गुजरात गैस, अडानी गैस को वैसे तो नुकसान होता है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि आगे चल के गैस के दाम और बढ़ेंगे। और कुछ तो ये कह रही हैं कि अगले बार यानी कि अक्टूबर में जब गैस के दाम बढ़ेंगे तो 25% के आसपास की बढ़ोतरी आपको और देखने मिलेगी। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि $10 के आसपास भी ये पहुंच जाए, यानी कि $10 के आसपास अगर पहुंचते हैं तो यानी 50-60% के आसपास की बढ़ोतरी जो है अक्टूबर के महीने में और यहाँ पे हो सकती है नेचुरल गैस के दाम में। इसका फ़ायदा
ऑयल इंडिया ओएनजीसी को होगा। 10% के आसपास भी बढ़ोतरी होती है तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के वैल्यूएशन में 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को करीब 12 से 15 रुपए के आसपास दाम बढ़ाने पड़ेंगे इस नेचुरल गैस के दाम बढ़ने के चलते। सिर्फ यही नहीं, एक तकलीफ और होगी कि जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बीच के प्राइस डिफरेंस है अब वो कम हो जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो देखना होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो इसको कैसे लेती है और कितने दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये दाम बढ़ा चुके हैं 30 से 40% के आसपास का। अब यहाँ से और दाम बढ़ाना कितना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा वो देखना होगा। लेकिन हाँ, सब महंगा हो गया, सब महंगा हो गया, बुरा हाल हो चुका है। एटलीस्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हमारे लिए तो दाम नहीं बढ़ाए हैं, बट डेफिनेटली गैस प्राइसेस बढ़े हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं। आज थोड़ा कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है जिसकी वजह से बाजार में हल्की सी राहत इस समय आती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित का सुपर हिट करें। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 111 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के अंदर पिछले 4 दिनों के हाई तो ब्रेक हो गए हैं। स्टॉक अभी डेज हाई के पास अभी चल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते में एक अच्छा मूव एबी कैपिटल में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बहुत बढ़िया बैठा है। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करे एबी कैपिटल 107 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो स्टॉप लॉस लगाए 107 के आसपास। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 115 का 115 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये रैली एक्सटेंड होगी और 118 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में जल्दी फिर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 2 से 4 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें। 115 से 118 के टारगेट्स के लिए 107 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल, अभी उसी चार्ट पर नजर आ रही थी सुमित जी, एबी कैपिटल पर बढ़िया मूव इस समय आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर खरीदारी करके चलनी है। एक और काउंटर जहां पर बड़ी मूव आती हुई दिख रही है और यह है एनसीसी। इस पर डालिए नजर। आज हम बात भी कर रहे थे और बंसल जी, ये तो अप्रैल फूल शो स्टॉक्स के बारे जब हम बात कर रहे थे तो ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर था, फिर इवेंचुअली बाकी और स्टॉक्स कवर हो गए, इस पर उतनी नजर नहीं गई उस समय। बट एनसीसी सर आज बड़ा ब्रेकआउट आया है, कोई राय 64 के लेवल्स पर? बिल्कुल दीपांशु, जिन स्तरों पे चल रहा है यहाँ पे बेसिकली नजर रखनी चाहिए और 64 के अराउंड चल रहा है दीपांशु, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 64 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए। 64 रुपए के ऊपर क्लोजिंग होगी तो यहाँ पर भी बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल होगा और इस रिवर्सल का पहला लक्ष्य 71 का बैठता है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 64 के ऊपर सस्टेन करता है तो खरीदे 71 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, तो यह आपके लिए एनसीसी जहां पर बड़ी मूव आ रही है। अब कैश कॉल्स पर, कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर। बैंक्स, इंडेक्स स्टॉक्स तो अच्छी मूव दिखाई रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी एक बड़ा वाला मूव आपको आते हुए दिख रहा है, 9% की तेजी। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स मूव कर चुके हैं, अब इंडिया बुल्स की बारी आती हुई दिखी है। जरा किरण जी इसके चार्ट देखिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 111 के एग्जैक्ट लेवल पर सर। किरण जी म्यूट है ऑडियो सर। सॉरी दीप, चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग ही है। मेरा मानना है कि अच्छा बेस बिल्डिंग के फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी छलांग लगाते नजर आ रहे हैं ये काउंटर्स। तो इधर मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 का रखने की सलाह है। 111 के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये अगर 115 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और फिर टारगेट्स 137 140 के देखने को मिलेंगे। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तैयार हो रहा है। ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट इस समय आपको आते हुए दिखा है। वागले साहब जस्ट डायल देखें सर, इस पर भी अच्छी मूव आ रही है, 6% ऊपर। दीपांशु थोड़ा वेट करना ठीक होगा। एक बात है कि एक सपोर्ट लेवल की काफी गिरावट हो चुकी है, 950 से ये स्टॉक लगभग 700 आया है और यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो वैसे सेफ होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत बार मूव देता नहीं है, मतलब अटक जाता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर जस्ट डायल पर मूव आ रही है। आज तो पेटीएम का भी दिन है, पेटीएम पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। तो कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जो है, खैर अब तो पेटीएम उस श्रेणी में नहीं आता है, इनफैक्ट लार्ज कैप में ही आता है, बट फिर भी अच्छी मूव पेटीएम में आपको आती हुई दिख रही है। 7-7.5% ये भी है। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक डे है और मिड कैप या ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में आपको बड़े बड़े एक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। पर एक स्टॉक है जिस पर आपने बड़ी गिरावट देखी है और वो भी ऐसे दिन जब हम ब्रॉडर मार्केट में अच्छी मूव्स देख रहे हैं। HOEC, क्या है परेशानी इस स्पेसिफिक कंपनी को लेकर? आइए इसके बारे में जानते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। HOEC, इसमें आई है गिरावट, वरुण क्यों?
डेफिनेटली दीप, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे मार्केट में भी एक गिर रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। बेसिकली इनका एक प्रोजेक्ट था, एक ब्लॉक था B80 नाम का, जो कि मुंबई से थोड़े ही पास में या करीब 100 किलोमीटर के आगे है सी में। तो वो ब्लॉक को लेके ये कंपनी काफ़ी अपबीट थी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके पास ये ब्लॉक था और यहाँ से काफ़ी हद तक जो ऑफशोर डिस्कवरी है फील्ड की वो ये कर रहे थे और काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन सुबह आज एक अपडेट इस कंपनी की तरफ से आया कि वहाँ पे जो ओवरऑल ड्रिलिंग है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है और ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है। इसके लिए फिलहाल जो हाइड्रोकार्बन वहाँ से निकलने वाला था वो अभी इन्होंने नहीं निकाला है, तो उसकी दिक्कतें आ रही है और ये खबर के बाद स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? जैसे कि मैंने कहा कि मुंबई के पास ही है ये, और ऑफशोर डिस्कवरी फील्ड जो है वो ये कंपनी के पास थी, जिसका डेवलपमेंट HOEC कर रहा था। HOEC का इसमें करीब 50% के आसपास का हिस्सा था और इस प्रोजेक्ट से पहले तेल की सप्लाई जो है वो जनवरी-फरवरी में होने की बात थी। फिर बोला गया था कि Q4 में इससे तेल की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये ऑपरेशनल दिक्कत हुई तो इसके कारण सप्लाई नहीं हो पाई। इससे करीब 40 मिलियन बैरल के आसपास का तेल और 26 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास की गैस जो है उसके रिजर्व्स है इस पूरे फील्ड में। और इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी ऑनशोर के साथ अब ऑफशोर जो है उस पर भी काम करना शुरू कर रही थी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था इस कंपनी के लिए। सिर्फ ये नहीं, इस ब्लॉक से अगर कंपनी निकाल लेती गैस या ऑयल तो आने वाले दिनों में वेस्टर्न रीजन में काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए कंपनी बिड कर पाती। काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बुलिश थे और इस प्रोजेक्ट से इस कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी बड़ी आय आने वाली थी। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है नो डाउट ऑपरेशनल दिक्कत है, कंपनी कह रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि ऑपरेशनल दिक्कतें ख़त्म हो जाए और ये फील्ड से प्रोडक्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाए। लेकिन जो भी है ये अगर होगा शुरू तो पता नहीं कब होगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो ये कंपनी के लिए दिक्कत क्या आती है और होगा तो भी काफ़ी समय बाद होगा। तो वो जो टाइम गैप है अब उसको फिल करना कंपनी के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। और इस अपडेट के बाद स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई। इसके लिए आप देख रहे हैं कि करीब 10-11% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो B80 ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो ब्लॉक है जिसकी दिक्कतें हैं, जिसके कारण स्टॉक गिरा है। तो ये है आपके लिए पूरी खबर और इसलिए ये स्टॉक गिर रहा है। बड़ी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से, बट अब वहाँ पर जो ये परेशानी आई है उसकी वजह से ये काउंटर आपको नज़र में रखना चाहिए और इसलिए आज इस पर बड़ी गिरावट आ रही है। शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो चलिए नज़र रहेगी इस पर भी जो एक्शन HOEC पर हो रहा है। आइए चलते हैं विश्वेश जी के पास और लेते हैं उनकी एक कॉल। बिगुल विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कि जैसा वसीम साहब ने कहा और आशु जी ने कहा, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स के और CV के नंबर्स आए हैं, मुझे लग रहा है टाटा मोटर इज़ गोइंग टू मूव वेरी शार्पली इन दिस सीरीज़। तो यहाँ पे टाटा मोटर का 440 का कॉल ऑप्शन खरीद ₹16 का रखना होगा, 28 और 32 के टारगेट रखने चाहिए। जिस हिसाब से टाटा मोटर एक स्मॉल कंसोलिडेशन जिसको आप ट्रायंगल भी कह सकते हो उसके अंदर से ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है टाटा मोटर इज हेडिंग फॉर 465 470। तो टाटा मोटर का 440 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है और यहाँ पे मुझे लगता है 35 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख रहा है और भी एक्सपर्ट्स के रेडार पर इस पर है भरोसा। भसीन साहब भी बात कर रहे थे, आशु जी की भी इस पर नज़र है और स्टॉक तो ज़बरदस्त तेज़ी में आ ही चुका है। टाटा मोटर्स इस पर आप रखें नज़र रखिए कुछ और स्टॉक्स में जहां पर अच्छी मूव आ रही है। सीक्वेंट साइंटिफिक ये भी एक अच्छी मूव आज दिखा रहा है, रेडार पर रहता है बाजार के, बट आज एक अच्छा उछाल आया है, 7% ऊपर सीक्वेंट साइंटिफिक है। आज सुबह जब हम सेठी साहब के साथ स्पेशल शो कर रहे थे तो उन्होंने FY23 की पिक्स में इसके बारे में भी जिक्र किया था। बंसल जी, सीक्वेंट साइंटिफिक कैसा दिखता है सर? देखिए दीपांशु, काफी बुरी तरीके से स्टॉक गिरा है। आज ऊपर है, टेक्निकली शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक रिवर्सल दिख रहा है, 143 के अराउंड चल रहा है, 155 156 तक जाने का दमखम रखता है। तो जिनके पास है होल्ड करे और को खरीदना चाहता है तो 136 के स्टॉप लॉस के साथ 144 से लेकर 156 के टारगेट के लिए सीक्वेंट साइंटिफिक को बाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी मूव सीक्वेंट साइंटिफिक में आ रही है। आरती ड्रग्स ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। किरण जी जरा आरती ड्रग्स का चार्ट देखें, 455 456 के लेवल पर है, 6% का स्पाइक दिखा रहा है सर।
देखिए, आरती ड्रग्स एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना रहा है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। और जिस तरीके से ये अप मूव आ रहा है, मेरा मानना है कि मीडियम टर्म आउटलुक से लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। आरती ड्रग्स में जो मूव देखने को मिलेगा वो शायद हमें जो रेजिस्टेंस लेवल है 470 का, उसके ऊपर ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ 4 जो रेजिस्टेंस लेवल है 470 का, उसके ऊपर ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मैं मानता हूँ 470 का पहले टारगेट मान के चले, और स्टॉप लॉस अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए 445 का रखे। तो ये है आपके लिए आरती ड्रग्स, जहां पर आप रख सकते हैं नज़र। इस पर भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपकी स्क्रीन पर आने वाली हैं। एक तो एसएमएल इसूज़ू के नंबर्स आ रहे हैं, 43% बिक्री बढ़कर आई है। स्टॉक में देखिए 13% का आपको उछाल भी आते हुए दिखेगा। एसएमएल इसूज़ू पर आपको रखनी है नज़र, बढ़िया बिक्री का आंकड़ा आ रहा है। साथ ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव साहब, सर्गेई लैवरोव, जो इस समय भारत के दौरे पर हैं, और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से भी उन्होंने अभी मीटिंग करी है। वहाँ से कुछ लाइव कमेंट्स लैवरोव साहब के आपके आते हुए दिख रहे हैं, जो कि युद्ध खत्म करने के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। और उसी पर आप रखिए नज़र, क्योंकि बाजार के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर है ये, एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल की गिरावट के लिए भी एक और ट्रिगर है ये। कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो बातचीत चल रही है, वहाँ से कुछ पॉजिटिव संकेत हैं। जो क्राइमिया रीजन है या डॉनबास रीजन है, जो ऑलरेडी रशियन कंट्रोल के अंडर है, वहाँ पर यूक्रेन थोड़ी ज़्यादा समझदारी इस समय दिखा रहा है। तो कुछ बयान उनके आ रहे हैं जो शायद युद्ध खत्म करने के या एटलीस्ट थोड़े तरह के एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली इस पे कितना एक्शन आता है वो अलग बात है, क्योंकि ऐसे बयान पहले भी आ चुके हैं, बट क्योंकि लैवरोव साहब भारत के दौरे पर हैं और पब्लिकली ये कमेंट्स मेक कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। साथ ही रूपी रूबल ट्रेड की भी वो बात कर रहे हैं, और अगर इस पर भी कुछ और मूवमेंट हम होते हुए देखते हैं तो अगेन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अपनी करेंसी में ये ट्रेड कर पाएंगी, जिसका फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पर आप नज़र रखिए, बाजार के लिए भी सहारा दे सकते हैं। पर नज़र है पूरे के पूरे बाजार के एक्शन पर, और चलते हैं वापस विश्वेश जी के पास, क्योंकि उनकी एक और कॉल है तैयार। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, हमने ट्यूसडे के सेशन में ये क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी कोई बड़ा मूव प्राइस कर रहा है, और आज जो डेटा और प्राइस बना है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज हेडिंग मच हायर। और कहीं ना कहीं जो आप ये न्यूज़ फ्लो भी रीड कर रहे हो, मुझे लग रहा है मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 37,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 7 अप्रैल का, जो अभी 480 490 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 365 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 570 और 680 के टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दीपांशु एक रेंज है 37,000 की, उसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। अगला लेवल सीधा 38,500 का है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निफ्टी में वो ब्रेकआउट आ चुका है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 37,500 शायद मंडे, और उसके ऊपर 38,500 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है विद हाई कन्विक्शन बैंक निफ्टी के 37,000 के कॉल कैरी कर सकते हैं मंडे के लिए, और यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड में हम 38,000 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी पर आपको रखनी है नज़र, अच्छी मूव इस पर आ रही है। 570 580 के टारगेट्स के लिए 37,500 का कॉल खरीद कर जाएं, ये है आपके लिए विश्वेश जी की राय। इस समय तो 37,000 के पार बैंक निफ्टी ऑलरेडी जा चुका है, 750 अंकों की तेजी, और अब कॉल पर भी खरीदारी की राय आ रही है विश्वेश जी की तरफ से, जिस पर आपको मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। मूव आ रहा है अच्छा HDFC लिमिटेड पर, इस पर अच्छा एक्शन आप बनते हुए देख रहे हैं। वागले साहब, कोई राय HDFC लिमिटेड के लिए? सर 2% ऊपर इस समय। ऑडियो नहीं जा रहा। सुमित जी, HDFC आप ही का स्टॉक है सर, बताएं। कोई दिक्कत नहीं है दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करके चले। HDFC के अंदर अभी और मोमेंटम बनेगा। अगला हफ्ता के अंदर आप 100 से 150 रुपए का तेजी मान के चले, HDFC में ऊपर में आ सकता है और देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। ऊपर में जैसे ये 2500 का लेवल तोड़ेगा तो 2550 रुपए तक के लेवल HDFC में फिर देखने को मिलेंगे। अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर, ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। बाय द वे, मिड कैप IT पर भी रखे नजर। IT का आज पार्टिसिपेशन वैसे है नहीं बाजार में, फार्मा IT दोनों ही मिसिंग है, पर TCS पर थोड़ी खरीदारी अभी अभी आती हुई दिखी है। बाकी IT काउंटर्स पर भी थोड़ा मूव आ रहा है,
और मिड कैप आईटी में कुणाल जी बिरला सॉफ्ट को देखें सर, थोड़ी देर पहले बिरला सॉफ्ट पर एक अच्छा मूव आया था, तो आईटी का रोटेशन आ रहा है। इस बीच 17,650 पर आ गया है निफ्टी। तो जो अनिल जी भी बात कर रहे थे कि 600 के पार आपको निफ्टी एक बड़ी मूव दिखाने के लिए तैयार है, 3-5 पर एग्जैक्टली आपको इस समय यही होते हुए दिख रहा है। बैंक्स के साथ साथ अब आईटी का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, जिसका योगदान अब निफ्टी की मूव में ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी निफ्टी को ऊपर ले जा रहे थे, पर अब आईटी भी एक्शन में आते हुए दिख रहा है। टीसीएस की जो मैं खरीदारी की बात कर रहा था, 17,650 के लेवल पर आ रहा है निफ्टी। जिन लेवल्स की अनिल जी ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, शॉर्ट कवरिंग के दम पर और एक्शन बन सकता है, वो आपको होते हुए दिख रहा है। और कुणाल जी, मैं बिरला सॉफ्ट पर आपकी राय लेने जा रहा था सर, क्योंकि उस पर एक अच्छा मूवमेंट आया बाकी आईटी के मुकाबले। जरा इसको देखें। देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो अनिल जी की जय हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि 17,625 आएगा 3:05 पर, और देखिए बिल्कुल आ गया। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी, और दीपांशु, बिरला सॉफ्ट चार्ट बहुत अच्छा है। स्टॉक में करेक्शन आया पिछले 3-4 दिनों में, आज सारा बाजार उठ रहा है, वापस से आईटी स्टॉक्स में तेजी बनती दिख रही है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। आज तो दीपांशु समस्या ये है कि इतने सारे विकल्प हैं जहां पैसा डाल सकते हैं, तो बहुत सोच समझ करके सही विकल्प चुनना होगा। सारे ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत सोच समझ करके आपको चुनना पड़ेगा। तो आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है बाजार में दीपांशु। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है बाजार में इस समय, और 17,650 के पार, इनफैक्ट ये लाइन हम चेंज करते हैं क्योंकि 17,650 के पार इस समय बाजार जाते हुए दिखता है। जोरदार तेजी का मूड माहौल बाजार में इस समय बना हुआ है। निफ्टी की ब्रेथ भी देखिए बहुत ही बढ़िया हो रही है। 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव है, उसके सामने आपको 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखेंगे। इंडसइंड बैंक में अच्छी एक खरीदारी इस समय फ्रेश आती हुई दिख रही है, जिसका मूवमेंट आपको दिख रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड की तो हमने बात करी, एचडीएफसी बैंक अच्छे एक्शन में आ रहा है। मारुति में तेजी है, टाटा मोटर्स अच्छे मूव दिखा रहा है, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, और अब आईटी का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो टीसीएस की मैंने बात करी, एक बार विप्रो पर भी डाल दीजिए नजर, क्योंकि वापस 600 के पार विप्रो भी जा रहा है। तो ये फ्रेश आईटी की जो स्पाइक आ रही है, ये बाजार में एक बड़ा योगदान इस समय कर रही है। किरण जी, विप्रो देखे सर, आईटी अब पार्टिसिपेशन के मूड में है। दीप, विप्रो का चार्ट पैटर्न स्ट्रांग ही है। एक छोटा सा करेक्शन होने के बाद वो खत्म हो चुका है और वापस एक बार अपमूव चालू हो गई है। मुझे लगता है अगर ये मार्केट भी चलते हैं जो चलने चाहिए, तो ये 635 640 के टारगेट्स आते 10-15 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर कोई क्रिएट करता है इधर, तो 595 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि ₹6 नीचे करंट लेवल से है आपके लिए। इस समय विप्रो पर नजर, आईटी पर रखिए नजर। आईटी का पार्टिसिपेशन और ज्यादा इस समय बढ़ रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। मार्केट्स बहुत मजबूती कर रहे हैं, और जिस तरह की आज ये क्लोजिंग देखने को मिलेगी, अगला हफ्ता भी मजबूत है, और अप्रैल सीरीज में तो लगता है तोड़फोड़ मूव आने वाला है स्टॉक्स और मार्केट के अंदर। तो जो बाय का स्टॉक रडार पे आया है, उसका अभी भाव चल रहा है ₹304.50 ₹305। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर में मेरे को लग रहा है यहां से एक अच्छी मजबूती बनेगी। अंबुजा सीमेंट में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए स्टॉक के अंदर नीचे में 298 299, ये सपोर्ट लेवल है। तो 298 का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। ऊपर के अंदर जो अगले हफ्ते में मूव देखने को मिल सकता है, उसके टारगेट्स बनेंगे ₹315 से लेके ₹320 तक के। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट का 310 वाला कॉल अभी ₹11 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹8 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर ₹15 से लेके ₹18 तक के टारगेट 310 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में ₹315 से लेके ₹320 तक के टारगेट अगले हफ्ते में अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें अंबुजा सीमेंट। खरीदारी करनी है अंबुजा सीमेंट में इस समय, जहां पर आपको एक्शन और बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये भी एक काउंटर है जहां पर आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी के स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में अब आ रहे हैं, और कुछ और चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो इस मूव में योगदान अपना दिखा रहे हैं। अंबुजा पर अच्छी मूव आई है, एस्कॉर्ट्स पर फ्रेश खरीदारी है, बिरला सॉफ्ट की मैंने बात करी, फर्स्ट सोर्स पर भी रखिए नजर, इस पर भी अच्छी खरीदारी है। और सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक भी इस समय एक स्पाइक दिखाने के मूड में आ रहा है। तो और बढ़िया रोटेशन इस समय बाजार का आपको बनते हुए दिख रहा है, जिसकी तरफ से आपको इस एक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ हाई बीटा फाइनेंशियल्स भी आपके अच्छे मूड में है। पिरामल एंटरप्राइजेस, वागले साहब जरा इसे भी देखें, पिरामल पर भी थोड़ी खरीदारी हो रही है, बाकी एनबीएफसीज की तरह। अभी वैसा बड़ा मूव नहीं आया जहां बाकी आ चुका है, क्या ये भी तैयार हो रहा है सर?
दीपांशु, पैटर्न बहुत ही अच्छा है कि कंसोलिडेशन में से निकल रहा है। 2270 के पार ये निकलेगा, यहाँ से 31 रुपया, तो फिर शायद मंडे को हमको बड़ी मूव मिल सकती है। फिर ये 2300 का पहला टारगेट, 2400 का दूसरा टारगेट पोजिशनल व्यू है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम्स इसमें मिसिंग है, तो आज वेट करते हैं, मंडे को देखते हैं। चलिए आज वेट कर लेते हैं, पर मंडे को देखेंगे। एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको जबरदस्त इस बाजार में आते हुए दिख रहा है। एक्शन है पूरे के पूरे रियल एस्टेट काउंटर्स पर भी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए जबरदस्त तेजी में ये है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, शोभा, ये सारे तो वैसे भी हम लगातार अच्छे पार्टिसिपेशन में देख ही लेते हैं। मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट काउंटर्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, अगर आप देखें तो मुंबई में जो घरों की बिक्री है लगातार नए रिकॉर्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए मार्च के महीने में जो स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन का डेटा है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि 1131 करोड़ की जो है मंथली स्टैंप ड्यूटी जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है सरकार को मिलती हुई नजर आई। सरकार की भी जो आय है वो बढ़ी है और बिक्री काफी बढ़िया हुई है। एक बिक्री का ट्रेंड आपके सामने रखता हूं कि 500 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट के घर जो है मुंबई में इनकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। और इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो करीब 1 से लेकर 5 करोड़ की रेंज में जो है करीब 49-50% जो घर बिके हैं मार्च के महीने में वो 1 से लेकर 5 करोड़ के बीच में है। देखिए स्टैंप ड्यूटी के लिहाज से तो देखें तो हाईएस्ट एवर कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला किसी भी महीने का, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिहाज से आप देखें तो रिकॉर्ड तो बना है, लेकिन तीसरा रिकॉर्ड बना है पिछले 10 साल में। अगर आप देखें तो काफी बढ़िया जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। 16,512 जो है डील्स यहाँ पर देखने को मिले। 3 ही बार ऐसा हुआ है कि 15,000 के आंकड़े के ऊपर के जो है आपको रजिस्ट्रेशंस देखने को मिले, जिसके चलते अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मंथ ऑन मंथ आधार पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 51% की बढ़त देखने को मिली है। अब इसके पीछे 2 प्रमुख कारण है। सबसे पहले देखिए जो मेट्रो सेस 1% का लगने वाला है 1 अप्रैल से, इसके चलते लोगों ने जो अपनी खरीदारी करने का जो निर्णय था वो पहले ही ले लिया, और साथ में जो सस्ती ब्याज दरें इसका पूरा जो है फायदा लोग उठा रहे हैं। और इसके चलते आप देखिए कि नंबर्स काफी इंप्रेसिव बढ़िया हैं और ये आज सभी के स्टॉक प्राइसेस में नजर भी आ रहा है। ओबरॉय रियल्टी देखिए, लोधा देखिए, प्रेस्टीज एस्टेट देखिए, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, सब में बढ़िया तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल जबरदस्त एक्शन रियल एस्टेट काउंटर्स पर आ रहा है, स्पेशली जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहां पर तो जो डेटा के दम पर आप मूव देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी 5% ऊपर ये काउंटर भी है। महिंद्रा लाइफ, हमने मैनेजमेंट से रिसेंटली बात भी करी थी उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर। मुंबई में ही कई सारे उनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पर भी अच्छी तेजी आपने आती हुई देखी है। ओबरॉय रियल्टी जरा इसके चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए विश्वेश जी से। विश्वेश जी जरा देखें ओबरॉय रियल्टी को। सर मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ये स्टॉक ने जिस हिसाब से 800 पे बेस बनाया है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1150 ऑड लेवल्स। मैंने पास में 2-3 बार रिकमेंड किया है, बट आई थिंक वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हो गया है। मुझे लगता है स्टॉक इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ, बट अपेरेंटली एक चीज़ समझनी होगी कि इतने बड़े बेस के बाद जब स्टॉक चलता है तो टाइम लेता है। तो अगर यहाँ पे 2 से 4 वीक का टाइम दिया जाए, मुझे लगता है 1150-1200 तक के भी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1200 तक के लेवल्स के लिए भी आप यहाँ पर नजर रखिए। ओबरॉय रियल्टी बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। आइए बाजार के एक्शन पर एक और ओपिनियन लेते हैं और वो दे रहे हैं जय ठक्कर। स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय बाजार में। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। जबरदस्त मूव मार्केट में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कल 36,500 का कॉल दिया था हमने बैंक निफ्टी का क्लोजिंग में, और निफ्टी का हमारा 17,700 का कॉल ओपन ही था। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी जब आपने पूछा, मैंने कहा 80 रुपए के आसपास 52-53 के स्टॉप लॉस के साथ किसको खरीदना चाहिए, एंड वो 80 रुपए वाला कॉल आज 17,700 का भी 120-121 हो चुका है। सो वहां पे ऑलरेडी मुनाफा हो रहा है। वहां पे बने रहना तो बने रह सकते हैं, जिसको सुबह लिया प्रॉफिट बुक करना कर सकते हैं, बट देन 17,750 जो हमारे टारगेट से वो इंटैक्ट है अभी भी। तो लगभग 100 पॉइंट की मूव वहां पे। ज्यादा मुझे याद है अनिल जी का टारगेट कल अनिल जी क्लोजिंग में बता ही रहे थे 17,775 के आसपास का बता रहे थे। 25 एक पॉइंट का फर्क आ रहा है। सो यहाँ पे 17,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। 17,600 जो भी ट्रेड कर रहा है अराउंड 178.5-179 के आसपास। सो ये खरीदे आप 17,600 का कॉल यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु डाउन साइड में आपको प्लेस करना होगा 123 रुपए पर। सो 123 पर आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 176-177 के आसपास इसको खरीदे 123 के स्टॉप लॉस के साथ।
17,600 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो 7 अप्रैल की एक्सपायरी का ही है। एंड इमीडिएटली ऊपर जो टारगेट्स में देख रहा हूँ दीप, वो है 243 एंड 267। 243 एंड 267 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट जो सीधा लेवल निकल कर आ रहा है वो 17,750 एंड मे बी 800 ये रेंज में आपको देखने मिलेगा। बिफोर दैट आई डोंट सी एनी हर्डल एंड अब इंपॉर्टेंटली ये हो गया कि ये वीकली एक्सपायरी का 17,500 के ऊपर, आप मॉर्निंग में भी पूछ रहे थे 17,525 के ऊपर निकल रहा है, तो वही 17,525 550 जो है इमीडिएटली अब वो बेस बन चुका है। जब तक उसके ऊपर अभी ट्रेड करेगा, टिल देन द ट्रेंड इन द शॉर्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव। तो ये है आपके लिए बाजार पर राय। बढ़िया एक्शन है, 17,600 की कॉल खरीद कर जाइए। जो कल जय ने आपको खरीदारी करवाई थी 36,500 की कॉल की, वो तो जबरदस्त रही। अब और एक्शन आपको इंडेक्स पर आते हुए दिख रहा है, तो चलिए नजर है इस पर। और बाजार का भी मूड माहौल काफी बढ़िया होते हुए दिख रहा है। डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी अब 17,670 के पार आपको जाते हुए दिख रहा है। और इसी को लेकर एक खास रिसर्च भी हमारी टीम ने आपको तैयार करी है। अप्रैल की सीरीज यूजुअली बाजार के लिए किस तरह का एक्शन दिखाती है, और सीरीज ही नहीं, बाजार में आपको कहां पर रखनी पड़ती है नजर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव अप्रैल के महीने में आती है। थोड़ा हमने हिस्टोरिकल डेटा बाजार का एनालाइज करा है और इस पर रिसर्च तैयार करी है वरुण ने और अरमान ने। वरुण बताइए, कैसी रहती है बाजार की चाल इस समय? अच्छी रहती है। शुरुआत तो आज हो ही गई है 1 तारीख से, जहाँ पे अच्छे खासी तेजी देखने मिली, लेकिन पीछे 5 साल का डेटा जो है हमने एनालाइज किया है और इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है अगर औसत रिटर्न निकालेंगे जिसने गिरावट दी है अप्रैल के महीने में, ना ही निफ्टी ने दी है। अगर हम निफ्टी का भी औसतम रिटर्न निकालेंगे पिछले 5 साल का तो 4.6% के आसपास का है। केवल 2021 अप्रैल में आधे %, के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी 50 में हुई थी। बाकी अगर आप देखेंगे 2020 में 14.5%, 2019 में 1%, 2018 में 6.25%, 2017 में करीब 1.5% के आसपास की रैली देखने मिली थी निफ्टी 50 में। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी रियल्टी, इनके अलावा सभी सेक्टर ने 5 में से 4 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कि बैंक, आईटी और रियल्टी से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। फार्मा और मेटल, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने 5 में से 4 साल जो है वो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो अगर 2 सेक्टर कहाँ पे आपको फोकस करना है तो वो फार्मा और मेटल है, जबकि फार्मा ने पिछले महीने ज़रा खास ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया था, बाकी सेक्टर से काफ़ी बेहतर किया था। लेकिन ये 2 सेक्टर है जहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र रखनी है। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो 2021 में आप देखिए करीब 22% की रैली, 2020 में 17%, 19 में 1.5%, 18 में 7.5% और 17 में 3.5-4% के आसपास की गिरावट हुई थी। निफ्टी फार्मा पे अगर मैं देखूँ तो 2021 में 10%, 20 में 30%, 2019 में 0.5%, 2018 में 8.5% की रैली, केवल एक 2017 था जहाँ करीब 3% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो ये जो आंकड़े हैं उनसे एक बात तो समझ में आता है दीप कि बड़े आपको किसी भी तरफ के आंकड़े जो है वो इस महीने देखने मिल सकते हैं, और अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादातर पॉजिटिव रिटर्न ही जो है इस पूरे महीने में देखने मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप को भी आप देख लीजिए, औसतम रिटर्न मिड कैप का 5.4% है और स्मॉल कैप का करीब 6% के आसपास का निकल के आता है। यानी मिड कैप स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस देखने मिलती है अप्रैल के महीने में। और अगर हम 2020 के रिबाउंड को निकाल दें तो भी अच्छी मूव है। 2020 के अगर रिबाउंड को निकाल दे तो भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी मूव देखने मिलती है। आप देखिए 2018 में स्मॉल कैप 7.5%, मिड कैप 8.2%, 2017 में 6.6% स्मॉल कैप, 5.2% मिड कैप। तो अगर इसमें देखेंगे तो कोई भी तरफ आपको बड़े मूव देखने मिलते हैं। 2019 में निफ्टी में तेजी थी लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट हुई थी, और गिरावट भी बड़ी हुई थी। यानी कि तेजी आएगी तो भी बड़ी, गिरावट आएगी तो भी बड़ी, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि तेजी आएगी वो भी बड़ी। आज का एक्शन देखें तो लगता है वो रैली ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस है, हालांकि इंडेक्स लेवल पर भी आज आपको जबरदस्त मूव दिख रही है। आशु सर, थोड़ी देर पहले कुणाल जी भी यही बात कर रहे थे कि अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है बाजार में, कि पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ, क्योंकि सभी कुछ अट्रैक्टिव दिख रहा है। और जो वरुण भी बता रहे हैं कि इस महीने अगर आती हैं तो बड़ी मूव्स आती हैं और ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन रहता है। कैसे समझे सर उसे, अगर पैसे लगाने तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को सॉल्व करें? दीपांशु, ये बिल्कुल ठीक कुणाल जी ने बोला। मैं अभी स्क्रीन भी देख रहा था, अपनी टीम से ही बात कर रहा था, तो मतलब
अब आप मानेंगे रिलायंस इंफ्रा, अदानी पावर, अदानी विल्मर, मतलब ये ऊपर सर्किट लगे हैं, दोनों अच्छे लगते हैं। डेल्टा कॉर्प कंसोलिडेशन के बाद मतलब 335 पे खड़ा हो गया, अगली मूव के लिए तैयार है। जीएनएफसी इतनी बड़ी मूव के बाद मुझे लगता है कि 1000 रुपए की तैयारी कर रहा है। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम स्टॉक्स इतने अच्छे लगने लग रहे हैं कि मुझे मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई डर ही नहीं है किसी स्टॉक के अंदर। और अक्रॉस मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाटा मोटर, एसबीआई, ये हमने बात की, मतलब येस बैंक तक लग रहा है कि मतलब अब ऐसा टाइम आ गया कि शायद, तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जैसे कुणाल जी ने कहा कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, अब ये तो जिस स्टॉक में दीपांशु जिसको जितनी कन्विक्शन है उसी तरह से बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं फिर भी ऐसे थीम्स के साथ जाऊंगा कि मतलब प्लेंटी तो दीपांशु होने वाली है। देखो बाजार चलेगा क्योंकि बहुत, देखिए दीपांशु सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन और ये वाली मंदी तो एक तरह की मंदी हुई। दूसरी चीज मिड कैप में मंदी पहले ही चल रही थी जो 3-4 महीने से अंडर परफॉर्मेंस थी। इतनी बार जो ओवरबॉट सिचुएशन थी कभी नहीं कटती थी, सिर्फ यूक्रेन वॉर का जब डर आया वहां जाके कटी। और जो वहां से रिवर्सल हुआ, जो हमने कहा कि अब इनहेरेंट मंदी खत्म हो गई है, जो एक बहुत ही एक्सट्रीमली ओवरबॉट डेटा था 5 साल की एवरेज का, वो उसके बाद जब ये निकल के आ रहा है ना, तो दीपांशु सच में काफी सारे स्टॉक्स अच्छे लगने लग रहे हैं। और मतलब जो जिसको अपना मन चाहता है या जो लगता है उस तरह से। और ऐसे टाइम में मिड कैप में इसलिए आता है क्योंकि डिलीवरी का इंटरेस्ट लोगों को एकदम नहीं आता, पहले लार्ज कैप में जाते हैं, डेरिवेटिव में जाते हैं। तो इसलिए मिड कैप पहले ले लेने चाहिए क्योंकि बाय द टाइम जब ट्रैक्शन उतर जाएगा तो शायद प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम आ जाए। तो मुझे लगता है कि अक्रॉस ही, चाहे फ्रंटलाइन हो, डेरिवेटिव स्टॉक हो, मिड कैप हो, अभी तो सब कुछ ही दीपांशु जैसे मैंने बोला अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अच्छा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प भी बहुत सारे हैं आपके लिए। आइए 3:20 अनिल जी हमारे साथ हैं बाजार पर अपनी आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर जबरदस्त एक्शन है और पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जो आप बोल रहे थे अगर 3-5 जो आपका फॉर्मूला है 17,600 के आसपास या 17,600 के थोड़ा ऊपर बाजार जाएगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। 17,700 पर निफ्टी आ चुका है सर, 250 पॉइंट्स ऊपर, एग्जैक्टली 17,700 के लेवल पर आया निफ्टी। 800 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी 37,175 पर। तो 3-5 का फॉर्मूला एक बार फिर से परफेक्ट रहा। अनिल जी आप बताएं वीकेंड के लिए क्या करके जाना है सर, क्योंकि बाकी ग्लोबल मार्केट से तो पूरा सहारा है। डाउ 150 पॉइंट्स ऊपर है, कच्चा तेल 105 के आसपास है और हमारे बाजार तो डेज हाई पर है। बिल्कुल दीप, और जहां हम 2:30 बजे बात कर रहे थे और इसीलिए मैंने आज रिक्वेस्ट भी किया कि भले मैं फोन पे कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा जल्दी करके 2:30 बजे ही बता दिया जाए, क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत डेटा में आते हुए देख सकते हैं। 17,500 आपके लिए बॉटम और बड़ा सपोर्ट बन गया और वहां से करीबन आप देखिए निफ्टी आधे घंटे में ही लगभग 125 पॉइंट ऊपर है, तो बहुत ही अच्छे रनअप दे रहा है। सबसे बढ़िया चीज ये है कि अब जिस रेंज में हम पहुंच गए वो थोड़ी सी रुकने वाली रेंज है, 17,600 से 17,800, 17,700 बीचों बीच में। तो अब यहाँ पर मैं फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली अभी भी होल्ड करना चाहिए आपको। अगर आपको थोड़ा सा हेज करना है, लगता है डर की कहीं वीकेंड वाला सेशन है, तो 17,500 या 17,400 के पुट से हेज करें और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी 37,000 के ऊपर की बड़ी क्लोजिंग मिल रही है। अब क्या है, आपके सामने 2 बड़े लेवल होंगे जब मंडे को आप वापस ट्रेड पर आएंगे। पहला है 17,800 और दूसरा है 37,300 से 37,500, 37,500 समझ लिए। 17,800 और 37,500 के ऊपर निकलने के बाद जो ट्रेंड अभी तक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का न्यूट्रल लेकर चल रहे थे दीप, वो उस लेवल के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद आप नए लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे, बशर्ते कि ये 2 लेवल आपके पार होने चाहिए, 17,800 और साथ ही 37,500। तो जब हम उसके नजदीक हैं तो मैं आज फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा। एग्रेसिव ट्रेडर है, कर सकते हैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, या फिर वही वाला हमारा फॉर्मूला है जो पिछले 3 दिनों का है कि अगर नीचे खुलेगा 100-150 पॉइंट तो और ऐड करना है, वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। उस फॉर्मूले के साथ आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, अगले पूरे हफ्ते मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन रहेगा, वहां पर ज्यादा बेहतर मौके आपको मिल सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कि लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए। अगर आप हेज करना चाहें, ज्यादा है पोजीशन तो हेज करिए, अगर लिमिट में है तो रख भी सकते हैं। 17,800 37,500 ये 2 लेवल मंडे के लिए है। इनके ऊपर और बढ़िया तेजी वैसी बनेगी जैसे आपने 36,400-500 के ऊपर बैंक निफ्टी में बनते हुए देखा और जैसे आपने ये 17,500 550 के ऊपर निफ्टी में बनते हुए देखा। तो बहुत बढ़िया एक्शन है और ये एक्शन और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लॉन्ग पोजीशन पर आप बिल्कुल होल्ड करें, अपनी लिमिट में रखें, बस इतना ही ध्यान रखें।
तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी है अनिल जी, जबरदस्त एक्शन है बाजार में। और ऑफ कोर्स थोड़ी देर में अनिल जी भी मस्ती की पाठशाला के लिए तैयार ही हो रहे हैं। चलिए, बाजार भी बंद होने के लिए तैयार है, उससे पहले क्विक कॉल्स। पहले बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप 1.5-2 साल से ये स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम करके काफी अच्छा फॉल दिया था। HDFC AMC की बात कर रहा हूं, तो इधर आज एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस पे एक कॉल ऑप्शन दे रहा हूं। HDFC AMC का 2260 का कॉल ऑप्शन अभी लगभग 85 के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना चाहिए। 75 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 10 रुपए का रिस्क रहेगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आपको 115 से लेके 122 ये टारगेट्स आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। तो HDFC AMC इस पर आपको करके चलनी है खरीदारी, अच्छा एक्शन यहां पर आ रहा है। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, BTST में मैं रिकमेंड करूंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 1190 का एक लेवल है, ये अभी ब्रेक किया, अभी 1191 है, यहाँ पर ले ले, थोड़ा सा नीचे आता है ऐड करें। मुझे लगता है ये 1210 1215 के लेवल्स आपको सोमवार को दिखा सकता है। आपका एक 10 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस पर भी अच्छा एक्शन आ सकता है। जय का जैकपॉट है तैयार। जय बताएं। दीप खरीदे LIC हाउसिंग फाइनेंस का 370 के स्ट्राइक का कॉल, 17 रुपए 17.50 ये रेंज में आप खरीदे, 17 या तो 17-18 की रेंज में आप खरीदे। LIC का इन द मनी कॉल ऑप्शन है ये दीपांशु, तो हल्का सा 370 के स्ट्राइक का। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 12 रुपए पे लगाए। टारगेट ऊपर में जो बन रहे थी, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट वुड बी 26, सेकंड टारगेट है 32, 26 और 32 ये दो टारगेट से ले खरीदे थी। लास्ट सीरीज में हमने 1-2 दफे इसको कवर किया था और प्रॉफिट किया था। फिर थोड़ा बहुत एक्सपायरी के वो नजदीक एक आध वीक इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होते हुए देखने मिले हमें, शॉर्ट कवरिंग हुआ था उसके बाद। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऊपर में टारगेट्स इसके जो निकल कर आ रहे हैं दैट वुड बी नियरली अराउंड 400-410 400-410 तक के लेवल्स मेरे ये अप्रैल सीरीज के टारगेट बन रहे हैं। और एक अच्छा टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो उसका भी रिट्रेसमेंट लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो कंबाइनिंग बोथ आई थिंक इसका 370 के स्ट्राइक का कॉल ले। इन द मनी इसलिए चूज किया है बिकॉज ओवर द वीकेंड थोड़ा साइडवेज भी खुला तो हमें फायदा हो जाएगा। सो इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बुलिश व्यू है। बिल्कुल, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बुलिश व्यू है। NBFCs का पार्टिसिपेशन भरपूर है इस बाजार में। डीएस हाई की तरफ आप क्लोजिंग के लिए इस बाजार में मूव करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर फ्रेश ब्रेकआउट आए थे। अंबुजा सीमेंट की इसमें बात चल रही थी। एस्कॉर्ट्स देखिए अच्छा एक्शन आया है। अल्ट्राटेक अभी हम फोकस कर रहे थे। BHEL सुमित जी का आज 54 के पार जाते हुए दिखा है। HDFC बैंक, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सारे दिग्गजों से आपने बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखाया। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष का पहला दिन, इस एक्सपायरी का पहला दिन दमदार एक्शन के साथ बाजार आ रहा है और टॉप गेनर जो मॉर्निंग में था वही टॉप गेनर क्लोजिंग पर भी है। NTPC जबरदस्त मूव इस पर हमने आज सुबह देखी थी। NTPC सरप्राइज निफ्टी गेनर था। आशीष केलकर साहब हमारे साथ सुबह जुड़े भी थे और उन्होंने NTPC पर राय भी दी थी। 147 तक के टारगेट्स दिए थे। 144 पर स्टॉक क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। BPCL 4% का दमदार मूव इस पर भी आपको आती हुई दिखी है। पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, SBI, HDFC बैंक, M&M, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, विप्रो, HUL, एक्सिस, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, ब्रॉड बेस्ड एक्शन आपको आते हुए दिखाए। सिर्फ फार्मा में थोड़ी सुस्ती थी और चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। अदरवाइज बाजार का मूव आज बहुत ही शानदार रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, हालांकि निचले सबसे अच्छी रिकवरी रही है। IT डिपार्टमेंट ने 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। टेक महिंद्रा पे वीकनेस दिखी। डिवीज लैब थोड़ा कमजोर था। डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन, सन फार्मा, 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में, उसके सामने 40 निफ्टी स्टॉक्स का बढ़िया प्रदर्शन आपको आते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 8% का उछाल BHEL में आया है। सुमित जी के सुबह के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। अब 58 तक के टारगेट्स की उन्होंने बातचीत करी है। मनापुरम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, दोनों बीटन ग्राउंड काउंटर्स में अच्छा बाउंस बैक। NBCC में अच्छी खरीदारी। RBL बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इन तीनों मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में अच्छा एक्शन। फेडरल बैंक
अच्छी तेजी में रहा, 102 के लेवल पर। गेल, साथ ही जी एंटरटेनमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ओबरॉय रियल्टी, अमर राजा, वोडाफोन आइडिया आज तेजी दिखाते हुए। रेन इंडस्ट्रीज, एल&टी फाइनेंस, पीएनबी और साथ ही तीनों की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। LIC पर भी अच्छी मूव आपने देखी है। 3.5% नीचे अतुल लिमिटेड, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। निपॉन लाइफ आज फिसला है। SRF में आपने मुनाफा वसूली बनते हुए देखी, साथ ही गिरावट थी माइंडट्री में, एस्ट्रल, इप्का और गुजरात गैस, कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने एक्शन देखा। ब्रॉडर मार्केट में आज आपने जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी है। कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में अच्छा उछाल था। 15% हमने देखा लक्स इंडस्ट्रीज का उछाला है। उज्जीवन 12% ऊपर था। NCC 11% ऊपर था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 11% की तेजी आपने देखी है। अदानी पावर 10% का उछाल दिखाते हुए। वेल्सपन कॉप 9% सुमित जी के रेडार पर था। सद्भाव इंजीनियरिंग, सुप्रजीत इंजीनियरिंग दोनों में 8% की तेजी है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, IFCI, वॉकहार्ट, कावेरी सीड्स, फोर्स मोटर्स, इंडोकाउंट, एजिस लॉजिस्टिक्स, जस्ट डायल, JNK बैंक, ITD सीमेंटेशन, गुजरात एल्कलीज, कहीं भी देखिए आज आपको बाजार में, जैसा कुणाल जी सुबह थोड़ी देर पहले कह रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ, कहीं भी देखिए आज आपको बाजार में, जैसा कुणाल जी सुबह थोड़ी देर पहले कह रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती हुई दिखी है। तो जबरदस्त एक्शन आज के बाजार में। 17,700 के पार निफ्टी गया था। क्लोजिंग अभी थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग में आपको देता हूं। 17,688 पर निफ्टी और 37,150 पर बैंक निफ्टी के प्रोविजन क्लोज आते हुए देखें तो बहुत ही बढ़िया एक्शन। मस्ती की पाठशाला, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, अनिल जी भी तैयार हैं। आप सभी से मैं लेता हूं अलविदा। एंजॉय करें अपना वीकेंड। मस्ती की पाठशाला अप नेक्स्ट।